अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक विद डॉक्टर एजाज कुरैशी। विलिंग वेज के फोरम से हम आपको कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा जो प्रोग्राम का इंतज़ार किया होगा वो आपके ऊपर ज़्यादा जो है बार नहीं होगा, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई होगी, मगर गुड थिंग्स कम टू दोज हु कैन वेट। और आज के प्रोग्राम को हम बहुत ही रंगा रंग बनाने वाले हैं, और उसकी वजह यह कि आज के प्रोग्राम में सबसे बड़े मेहमान जो हैं वो आप खुद हैं, जो आप हमें वॉच कर रहे हैं। व्यूअर्स जो हैं, जितने ज़्यादा मेहमान होंगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम आपको क्या मिलेगा ये मैं प्रोग्राम के अख्ताम में बताऊंगा, अगर मुझे याद रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो प्रोग्राम के आगाज़ में शुरू में बहुत सी याद रहती हैं, मगर जब अख्ताम हो रहा होता है, जैसे किसी डेट पे नहीं जाते, आगाज़ में बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, अख्ताम में कुछ ही चीज़ें याद रह जाती हैं, बाकी सब जो है दिमाग से निकल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हो सकता है, मगर आप मुझे याद करा सकते हैं। अगर आपने मुझे याद करा दिया तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका इनाम आज क्या है। आज के प्रोग्राम में हम एक फिटनेस ट्रेनर, आपको पता है ना कि हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है, और हेल्दी बॉडी जो है वो एक हेल्दी माइंड को सपोर्ट करती है। अगर आपके पास एक हार्डवेयर है, यानी कि आपके शरीर में, हिंदी ज़रा थोड़ा हो गया, मैंने कहा ज़रा शरीर से मुराद वो नहीं कि आप बहुत ही नटखट हों, शरारती हों, उसकी बात नहीं कर रहा, वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मगर आपका जो जिस्म है, आपकी जो बॉडी है, अगर वो ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ एक सॉफ्टवेयर आपका दिमाग जो है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं सेरिबैलम, यानी कि जिस तरह होता है ना, आजा मेरे बालमा तेरा ही इंतज़ार है, उस तरह से एक सेरिब्रम होता है, यानी कि जो मेन ब्रेन का हिस्सा होता है, जिसके काफ़ी लोब्स होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो एक सेरिब्रम होता है जहाँ से सारी सोच की और इंटेलिजेंस की और ये सारी बातें होती हैं, और एक होता है सेरिबैलम जो कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट को, और जो भी आपको इनपुट आ रही होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो सेरिबैलम इज़ द पार्ट दैट कोऑर्डिनेट्स योर ब्रॉन। ब्रॉन का मतलब होता है मसल्स, यानी कि ब्रेन एंड ब्रॉन दोनों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक फिटनेस कंसल्टेंट जो है बहुत ही ज़बरदस्त, उनसे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा हमेशा की तरह हमारे साथ और भी गेस्ट होंगे जिनकी आवाज़ ऐसी सुरीली, ऐसी खूबसूरत कि कोयल से उनका अक्सर मुकाबला लग जाता है। कोयल कहती है कि मैं बेहतर गाती हूँ, वो कहती है मैं बेहतर गाती हूँ, तो कंपटीशन की एक फ़िज़ा बन जाती है। हमने उनको पिछले, हमारे यहाँ पे करीब में एक पार्क है, वहाँ पे हम लेके गए और वहाँ पे उनको हमने कहा कि कोयल के साथ आप मुकाबला करें। सो मुकाबला जो है वो इवन स्टीवन हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि अगले दिन पे मौकूफ़ कर दिया हमने, क्योंकि बहुत सारे परिंदे और भी आ गए, क्योंकि हमारे एक और जो साथी हैं जो हमारे साथ हमेशा होते हैं, जो हमारे दरीना साथी हैं, पक्के साथी हमारे साथ रहते हैं, वो भी वहाँ पे आ गए। और जब उन्होंने सुर लगाया तो क्या हुआ कि कोयल तो पहले एक कंपटीशन में थी, फिर सारे ही परिंदे आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, रीछ भी आया, भालू भी आया, और पता नहीं कौन कौन आने लगा। तो हमने वहाँ से सर पर कुछ लपेटा और हमने मौकूफ़ कर दिया। सो हमारे पास ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं, कंपोज़र्स हैं म्यूज़िक के, और यहाँ पे वो अभी जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो आप मुख्तलिफ़ कीज़ के ऊपर अपनी उंगलियाँ जो है चला रहे थे, ज़रा वो चला के दिखाइए। हाउ डू वी डू इट? अच्छा, ये देखिए कि सुर और ताल और लय और ताल, इन दोनों का, अब ये जो इन्होंने किया है, ये तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे, ये वो वाला इन्होंने घुंघरू, आहा हा। अच्छा नाज़रीन, एक काम आप कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे साथ आज फिटनेस कंसल्टेंट हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं यूँ होगा, पहले मैं ये ट्रैक सूट खरीदूंगा, जॉगर्स खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, एक पूरा जिम होगा, फिर उसके बाद यानी कि ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अगर कोई मौका आपको मिले जिसमें ये म्यूज़िक है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप उस पर थोड़ा सा बीच पे साथ मूव कर सकते हैं। यस, अब ठीक है, मैं समझ गया हूँ, वी गॉट द पॉइंट। तो ये जो है ना, ये मैं आपको समझाने वाला था, बात है ना, जल्दी समझ। अभी आपने बोलना नहीं, आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन के बगैर नहीं बोलते कभी, ये फॉर्मेलिटी होती है।
अच्छा ये ऐसे चक्कर इसमें अद्धा प्रोग्राम निबेड़ देना है फॉर्मेलिटी दे चक्कर। ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में जो भी हम बात करने वाले हैं उसका एक कीफ देखिए आपने, कीफ होती है जिसके अंदर ना ऐसे करके आप पानी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं तो एक साइफन से नीचे उसके उसमें से आप अर्क निकाल लेते हैं। आप उस चीज़ का एक जो है ना उसका एक उसकी कशीद करके उसमें जो ख़ास चीज़ निकालते हैं। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कि आप कामयाब हो जाएं, तो सबसे पहले तो आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है। क्योंकि किसी नू वेख के जे मुँह ते चंडा मारिए तो गला लाल कर लिए तो वो नाल काम नहीं बनता। तो अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं, इसको देखा फ़लाँ चीज़, उसके पास ये है, उसके पास कोई स्किल है, उसके पास कोई टैलेंट है, उसके पास कोई मादी चीज़ है जिससे आप बहुत इम्प्रेस हो गए और आपने कहा कि आई वांट टू हैव द सेम थिंग। ठीक है, बट यू फाइंड व्हाट इज़ योर इनर गिफ्ट। आपके अंदर गिफ्ट क्या है। अल्लाह ताला ने कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं किया, और ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ कि जब कोई पैदा होता है तो जब जैसे किसी की सालगिरह होती है तो लोग उसकी बर्थडे पे गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो आपको जब अल्लाह मियाँ ने पैदा किया, दुनिया में भेजा, तो आपको बर्थडे गिफ्ट्स दे के भेजा। मगर प्रॉब्लम ये हो कि किसी की बर्थडे हो और वो अपने गिफ्ट्स को अनरैप ही ना करे, उसके गिफ्ट्स जो हैं पाइल अप होते रहें, आते रहें, लोग देते रहें, मगर वो उनको खोल के भी ना देखे कि इन गिफ्ट्स के अंदर है क्या। So you must find out what are the gifts that have been given to you by Allah, by your God, by your Creator, the one who brought you in this world. ये आपको चेक करना होगा। और ये चीज़ ही लोग चेक नहीं करते कि बस चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या वो सड़क हुई तमाम, हाँ वो सड़क हुई तमाम, मुर्गोश उतर के दरमियाँ गाय रही ना बकरियाँ, मेरे तमाम चारा अगर चारा थे जितना चर गए। क्या वो सड़क हुई तमाम, हाँ वो सड़क हुई तमाम, क्या वो ट्रक गुजर गए, हाँ वो ट्रक गुजर गए। तो इस तरह से जब ज़िंदगी गुजर जाती है तो पता चलता है कि ज़िंदगी जो है वो तो इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड एंड यू हैव नथिंग बट रिग्रेट्स। सो डोंट रिग्रेट अबाउट लाइफ, फाइंड आउट योर वोकेशन, फाइंड आउट योर टैलेंट, व्हाट मेक्स यू टिक, व्हाट इज़ योर पैशन। अब पैशन की बहुत सारी मिसालें हैं। पैशन जिस चीज़ को करने में आपको इतना लुत्फ़ आता हो, इतना मज़ा आता हो कि घंटों गुजर जाएं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, कुछ जो हैं डेट पे जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता टाइम, जो आने का किसी के आने का इंतज़ार है वो भी उनको टाइम का नहीं पता चलता। बस दिल है कि बलियों जो है उछल रहा होता है। और कब दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं, जो टेनिस स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, या फिर कोई भी जो चीज़ जिसमें आपका दिल लगे, और वो आपने पैशन तलाश करनी है कि जैसे किसी को जनून हो, किसी को इश्क हो, जैसे कि कोई बहुत थका भी हो मगर फिर भी वो काम, जैसे पेंटर्स नहीं होते, पेंट किए जा रहे हैं। वो मशहूर जो पेंटर थे, नाम मेरे ज़हन से उनका निकल गया, जो कि इटली में ऊपर चढ़ गए थे उधर और छतों के ऊपर पेंट कर रहे थे, माइकल एंजेलो, आई गेस हिज नेम वाज माइकल एंजेलो। तो इस तरह की आपने ये पहले तो ये तलाश कर लीजिए कि आपके अंदर पैशन क्या है और पर्पज़ आपकी ज़िंदगी का क्या है। हम अक्सर लोग सक्सेस हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए पैसे के पीछे भागते हैं और मादी चीज़ों, बंगला हो, गाड़ी हो, ये चीज़ हो, वो हो, ब्रांडेड ये चीज़ पहनी हो और बड़ा नाम हो, बड़ा फेम हो। मगर एक चीज़, जिन लोगों को आपने देखा है ना कि जिन्होंने कामयाबी ने जिनके दर पे दस्तक दी है, उन लोगों के पास कोई मकसद था, कोई पर्पज़ था, कोई वजह थी, कोई उनका कोई कुछ वो करके दिखाना चाहते थे। अब्दुल सत्तार ईदी की बात देख लीजिए कि वो जो है उनको सोशल, लोगों की खिदमत जो है उसका एक उनके अंदर बलबला था। वो शुरू से अब्दुल सत्तार ईदी नहीं थे, इट टुक हिम सो मेनी ईयर्स। बिल गेट्स जो हैं वो शुरू से बिल गेट्स नहीं थे, बल्कि आगाज़ में उनको तो ड्रॉप आउट हो गए। वो एक जिस कॉलेज में थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत ही आईवी लीग का, बहुत स्टैंडर्ड का कॉलेज है, ही ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम दैट। मगर उनको एक जुनून था, जुनून उनको ये था कि हर किसी के घर में एक कंप्यूटर हो। फिर उसके बाद उनको दोबारा आगे चले तो उनको ये जुनून हुआ कि हर किसी के घर में एक डेस्कटॉप हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। और फिर उनको ये हुआ कि हर किसी के कंप्यूटर में
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो, और आप जान के हैरान होंगे कि सिर्फ 13% लोग उनकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पैसे दे के ख़रीदते हैं, बाकी 87% लोग जो है पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। येट ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ हिज पैशन। इसी तरह आप जो है वॉरेन बफे की बात करें, आप किसी भी आप बास्केटबॉलर जो है माइकल जॉर्डन की बात कर लें, आप किसी सिंगर की कर लें, आप ओपरा विनफ्रे, एज whosoever, the person who has hit the gold in their life, they had a passion and they had a purpose, and the purpose basically was to serve some people, serve humanity or serve someone. जब आप बहुत से लोगों को बेहतरीन तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके दर पर कामयाबी खुद दस्तक न दे। तो आज के प्रोग्राम में हम ये आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिनके पास पैशन भी है, जिनके पास पर्पस भी है, और वो बहुत से लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ और बेहतरियाँ ला रहे हैं। आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपका पर्पस क्या है, आपका पैशन क्या है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पलट के आएंगे। साथ रहेगा द प्रोग्राम इज़ वॉक योर टॉक, जो कहें सो करके दिखाएं। And I'm your host, Dr. Ijaz Qureshi. Thank you very much for being with me this evening. महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अच्छा नाजरीन, पहले तो आपने प्रोग्राम की तमहीद सुन ली, बातचीत सुन ली, अब जो है आपका आज के मेहमानों से तारुफ भी कराता चलूँ। पहले तो उन मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा जो कि मेरे प्रोग्राम में हमेशा मेरे साथ होते हैं। वो 3 दिन के, अब क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा हमारे साथ रहे हैं तो इसलिए
को होस्ट बन गए हैं, वो अब मेहमान नहीं रहे। सुल्तान साकिब बलोच साहब हैं हमारे साथ, और सुल्तान साहब जो हैं हमेशा की तरह गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। ज़िंदगी के पन्नों पे, ज़िंदगी के किताब के पन्नों पे बहुत अच्छे हरूफ लिख रहे हैं, जली अल्फाज में लिख रहे हैं, गोल्डन अल्फाज में लिख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जल्द ही जल्द ये जो है ना एक ऐसे सोनार बन जाएंगे जिनकी एक जो ज़रब लगाई हुई है वो 100 ज़रबों पे भारी होगी लोहार के। हैं जी, मैं कुछ ठीक कहता है? आपने कह दिया तो ठीक है सर, अगर बोल ही दिया है तो देख लेंगे। हमारे साथ जो हैं आ गई हैं अब मिस नादिया शेख। मिस नादिया शेख जो हैं, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल। मैं कहाँ पे कैमरे में रहूँ यहाँ इधर इस वाले, बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं, और गाना जो है इनका खासा है। गाना ये गाती हैं, इनको गॉड गिफ्टेड आवाज़ है इनकी माशाल्लाह। और जब ये छोटी सी थी तो इनके अब्बू जो हैं वो गाने सुनते थे, और तब से इनको ये सुन के इनके कानों में एक पैरामीटर सा लग गया, और इनको पता चल जाता था कि कोई स्केल पे कैसे गा रहा है, क्या सुर है, क्या ताल है, कहाँ पे जो है आगे आवाज़ को उठाना है, ज़ेरो बम क्या है आवाज़ के, ये सब बातें इन्होंने छोटी सी उम्र में जान ली। उसके बाद पढ़ते पढ़ते ये बड़ी हो गई, और मगर क्या है कि दिल में वो जो पैशन था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जो एक दिल कहता था कि कुछ ना कुछ करके दिखा देना है, तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी जिसमें ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, और इन्होंने कहा कि नहीं, 4 दिन की चांदनी और कहीं गुजर न जाए, और बालों में चांदनी आने से पहले पहले मैं कुछ करके दिखा दूँ। तो इन्होंने वो जॉब जो छोड़ दी और गायकी की बाकायदा तालीम लेनी शुरू कर दी। और बड़े बड़े जो घराने हैं, अच्छा तो ये गलत, ख़वातीन हज़रात नादिया शेख से मिलिए। अस्सलाम वालेकुम जी सब सुनने वालों मेरी तरफ से। अभी घरानों की बात करेंगे क्या? ठीक है। पटियाला घराना और पटियाला शलवार पहन के पटियाला घराना जाना, ये सब बातें करेंगे। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ जो हैं फिटनेस कोच, फिटनेस कंसल्टेंट हमारे साथ हैं, और आबिद अमीन साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। और मैं आबिद अमीन साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला अपने बिज़ी स्केड्यूल से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और मैं इनके सामने खाना खा रहा था। इतने ये नेक आदमी, अच्छे आदमी हैं, लिहाज वाले आदमी हैं कि इन्होंने खाना मांगा भी नहीं, और मुझे कहा कि देखें मैं तो एक ख़ास तरीके से खिलाता भी हूँ, खाता भी हूँ, और लोगों का डाइट चार्ट भी सेट करता हूँ। और फिटनेस कंसल्टेंट होने के नाते इन्होंने बताया कि वो जो मैंने आपको शुरू में बातें कही थी ना, कि अगर जो है मजबूत जिस्म हो, जो बाहर से फिट वो अंदर से भी फिट, वो वाली बात जो है। और माशाल्लाह बातों बातों में मैं आबिद भाई से ये बात कर रहा था कि आबिद भाई आप माशाल्लाह कितने बरस के हो चुके, तो हमें पता चला कि हम तकरीबन जो है एक हम उम्र हैं, और अगर मैं जो बड़ा हूँ तो ये पलेठी के हैं, यानी कि मतलब थोड़ी सी मुझसे छोटे हैं। तो आबिद भाई थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। नहीं डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का, आपके आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा आबिद भाई, यहाँ पे आजकल कोई शख्स ऐसा नहीं है, मुझे तो कम से कम यही लगता है, क्या यंगस्टर्स, क्या मिडल एज, क्या ख़वातीन, क्या हजरात, क्या मतलब कोई अगर बचा है ख़वातीन और हजरात के दरमियान में, तो मतलब हर किसी को ज़रूरत है कि वो अपने आप को फ़िट रखें बिल्कुल। और या तो उनका ये मसला होता है कि उनका वज़न ज़्यादा है, अगर उनका वज़न ठीक हो तो उनकी तोंद जो है बड़ी होती है, अगर जो है उनका ये मसला हो तो बॉडी बेढंगी हो जाती है। बच्चियां जो हैं वो वज़न कम करने के चक्कर में सूखी तीली बन जाती हैं, उनको एनोरेक्सिया नर्वोज़ा हो जाता है, खाना नहीं खा रही, उनको बॉडी इमेज डिसमॉर्फिक बॉडी इमेज हो जाता है, शीशे में देखती हैं उनको लगता है मैं मोटी हूँ, क्योंकि मीडिया ने इतना एक वो क्रिएट किया हुआ है। तो ये बताइए कि आपके पास ज़्यादा जो केसेस आते हैं, ज़्यादा जो आपसे फिटनेस मांगने आते हैं, वो लोग कौन होते हैं? दैट इज़ माई वन क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, इस वक्त लाहौर में आपका फिटनेस स्पा या आपका जो फिटनेस फैसिलिटी है वो कौन सी है और कहाँ है? ये 2 सवाल हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपके प्रोग्राम में आया। मेरे पास जो ज़्यादा लोग आते हैं
वो मोटापे का शिकार होते हैं। मोस्टली ओवरवेट होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है, और वज़न ज़्यादा होने की वजह से फिर बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उनके साथ जुड़ जाती हैं। ठीक। एक ख़ास हद तक तो लाइक अगर वो 25-30 साल तक के हैं, वज़न ज़्यादा है, बीमारियों से बचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 30-35 से बढ़ती है और अगर वो अपने वज़न को एड्रेस नहीं करते तो बाकी प्रॉब्लम्स भी जो है ना उनके साथ आना शुरू हो जाती हैं। चोली दामन का साथ है मोटापा। यस, यानी डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं, जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं, उनसे वो सफ़र करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको लाइफस्टाइल की बेटरमेंट के हवाले से कुछ अच्छे मशवरे दूँ और उसके साथ उनका एक सर्टन प्लान बनाऊँ और उसके लिहाज से उनको गाइडलाइंस। बाकी जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, डिफेंस डबल डी में मेरा फिटनेस सेंटर है माय फिटनेस क्लिनिक के नाम से। माय फिटनेस क्लिनिक माय फिटनेस क्लिनिक के नाम से जी। तो वो डिफेंस में फेज़ 4 डबल डी में वाक़ है। फेज़ 4 डबल डी माय जी, फिटनेस क्लिनिक। और फॉर द लास्ट 10 ईयर्स मैं वहाँ वाह काम कर रहा हूँ। खुद चूँकि फ़िटनेस की फील्ड में काफ़ी अरसे से था, एक्स स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो एक पैशन डेवलप हो गया अपने लिहाज से, तो उसी पैशन को लेके चला और इसी चीज़ को फिर मैंने अपना शौक़ और प्रोफेशन भी बना लिया। ओढ़ना बिछोना बना लिया। बिल्कुल ऐसे। हाँ। अच्छा जी, ये बताइए कि जब आपके पास कोई आता है और उसकी वो आके सपोज 30 ईयर्स से कम उसकी एज है, तो वो किस तरह से आपको अपने, जिस तक डॉक्टर के क्लिनिक में आता है कोई, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे टिड्ढ पीड़ है, या डॉक्टर साहब मैनू भुख नहीं लगती, या डॉक्टर साहब मेरे गोडे च दर्द है, आपके पास वो आके कैसे बताते हैं और फिर वहाँ से हाउ डू यू टेक दैट पर्सन अहेड? और क्या अकेले इंडिविजुअल्स आते हैं, लेडीज़ आती हैं, या फैमिलीज़ भी आ जाती हैं? ये डिपेंड करता है कि अगर कोई फैमिली में पूरी अवेयरनेस है और एक पूरी फैमिली ये फील करती है कि हमें सेहत के इश्यूज़ हैं, वज़न ज़्यादा है या कोई और इश्यूज़ हैं जिसका ताल्लुक़ फ़िज़िकल एक्टिविटी के ना होने की वजह से, तो वो फैमिलीज़ आती हैं। और अगर कोई इंडिपेंडेंट शख्स है, मोटा है और वज़न ज़्यादा है, और यहाँ ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शादियाँ नज़दीक होती हैं, उस वक़्त वो उसको एक चैलेंज समझ के तो कोशिश करते हैं जाना चाहिए उनको। एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट जो था ना पहले, वो शायद अब थोड़ा सा बदल के फ़िटनेस की तरफ आ चुका है। अच्छा। तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली उस चीज़ से रिलेट तो नहीं करेगा, लेकिन अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो, और थोड़ा सा अपीयरेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। मुझे अपना ना माजरत के साथ सुल्तान भाई, वो एक बात याद आ गई, वो आबिद भाई, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ना मर्द बड़े जो है ना कहते हैं हम बड़े करो फर वाले, और ये ख़वातीन को ऐसे पाँव की जूती और ये दबा के रखना चाहिए, और ये पहला कॉन्सेप्ट था। अब तो खैर वो बातें ही नहीं रही, उन्होंने गल्ला ही नहीं रही हैं, मगर वो कहते हैं कि जी मर्द बड़े ताकतवर हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उन्होंने कहा जी मर्द इन्ने स्ट्रॉन्ग होंगे ने तो दीवारां ते जिथे पढ़ो मर्दाना कमजोरी नहीं जी इन्ने मर्द स्ट्रॉन्ग ने। अच्छा, ये मैं आपके ये मैंने जान के बात की। अच्छा, बात ये है कि हम फोकस जो है ना कहीं रखते हैं, मगर बात जो एक है ना फिट फिजिकली एंड मेंटली, अ पर्सन हु इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिट, मुझे ऐसा लगता है आबिद भाई कि वो जो है फिट फॉर लाइफ है। नो डाउट। योर कमेंट्स प्लीज। इसमें देखें, जो फिटनेस है ना, बुनियादी तौर पे जो हेल्थ है ना, उसके 3 इंग्रेडिएंट हैं, फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल। सोशल। जी, सोशल। जब आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को साथ लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली फ़िटनेस के जो अल्टीमेट लेवल्स हैं आप उनको अचीव कर रहे होते हैं। अगर आप जिस्मानी तौर पे सही हैं तो यकीनी तौर पे आपके अंदर एक एतमाद पैदा होता है, और वो एतमाद आपको ज़हनी तौर पे भी दूसरों से बेहतरी का एहसास देता है या दूसरों से बराबरी का एहसास देता है। और जब आपके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं तो सोशल इंटरेक्शंस जो है ना वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक शख्सियत, निखरी हुई शख्सियत वो लोगों के सामने आती है। माइंड, बॉडी एंड रिलेशंस।
ये बेसिक्स हैं। फिर उसके बाद इन्हीं चीज़ों के मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं, जो छोटे छोटे जुज़ो हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप अपनी लाइफ में एक सर्टन पैटर्न को डेवलप करते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर महित है, आपकी फ़िज़िकल, आपकी मेंटल और आपकी सोशल फिटनेस। अच्छा आबिद भाई, मैं तो आपसे बड़े सारे सवाल पूछूंगा। ख्वातीन हज़रात, आबिद अमीन साहब हमारे साथ हैं। अगर आप एक काम छोटा सा इर्तिसाम करें कि एक ना हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, वो अगर आप कोई ऐसे आबिद साहब से पूछना चाहें तो वो आप मुझे पर्ची पे लिख के या किसी तरह दे दें, बल्कि मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, आपको क्या तकलीफ़ देनी। मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं इधर भी तो खोल सकता हूँ। तो एक तो वो हम सवाल आप जो पूछेंगे हम आबिद भाई से उनके जवाब लेंगे, 1। नंबर 2 बात ये सुल्तान भाई कि आप भी इनसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, मिस नादिया आप भी पूछ सकती हैं, कोई चार्ज नहीं करेंगे। वहाँ जाएंगे फिटनेस क्लब पे, फिर चार्ज करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ये आज मेरा एक मैं अभी सोच रहा था कि क्या फिज़िकल फिटनेस का इमोशंस के साथ भी ताल्लुक़ होता है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर आप फिज़िकल फिटनेस का मतलब है कि आप जिस्मानी तौर पे बिल्कुल मजबूत आदमी हैं, आप एक सर्टन क्राइटेरिया और सर्टन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, और जब आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपके इमोशंस भी आपके काबू में होते हैं। ये इसी तरह है जैसे आपकी सेहत आपके काबू में है, उसी तरह से आपके इमोशंस आपके काबू में हैं। आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो आपको कोऑर्डिनेट करता है फैसले करने में और एजिलिटी में, रिस्पॉन्स करने में डिफरेंट सिचुएशंस में, उसी तरह से वो आपके इमोशंस को भी डेवलप करेगा। तो बुनियादी तौर पे अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बेहतर है तो आपकी इमोशनल फिटनेस भी जो है ना वो एक आम आदमी से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कभी कभी माशरे में ये भी चीज़ नज़र आती है कि कई लोग होते हैं बहुत फिट होते हैं फिज़िकली, मगर वो इमोशनल इतने वीक होते हैं कि इवन कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा क्लियर कर देखें। इसमें एक चीज़ है कि एक तो हम ऑन एवरेज देखते हैं, बुनियादी तौर पे ऑन एवरेज देखा जाता है कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ ज़्यादा है। अगर 100 बंदे, मैं एक मिसाल देता हूँ, हम नंबर में लेते हैं, अगर 100 बंदा फिट है, उनमें से एक बंदा अगर किसी इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से कोई इस तरह की चीज़ कर लेता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो फिटनेस इटसेल्फ है उसका कोई किरदार नहीं है। हम जहाज़ों में सफ़र करते हैं, दिन में लाखों फ़्लाइट्स पूरी दुनिया में उड़ती हैं, लेकिन कभी कोई फ़्लाइट्स गिरती भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्लंटली ये कहना शुरू कर दें कि जी जहाज़ का सफ़र ही गैर महफूज है। सबसे ज़्यादा महफूज वही सफ़र है जी, मगर क्योंकि वो आँखों में होता है, वो ख़बरों में होता है, तो इसलिए उसकी तरफ निशाना पड़ता है, उसकी तरफ निशानदही हो जाती है। मैं 3 बातें आबिद अमीन साहब करना चाहूँगा। ये जो इन्होंने एक सवाल उठाया उस पर आपका मैं 3 जवाब, और फिर मैं मिस की तरफ जाऊँगा, उनके हवाले से एक सवाल पूछूँगा। पहली बात तो ये, मैं नहीं गल्ला जमा कर लेना फिर बाद में भूल जाना। एनीवे, तो पहली तो मैं बात गामा पहलवान की करना चाहूँगा जी। रुस्तम हिंद बिल्कुल गामा पहलवान, ज़िबिस्को और पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े पहलवान। वैसे तो कहते हैं कि जिस पे अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, मगर ये मैं बात कर रहा हूँ आम लोगों की, हम जैसे लोग जो हैं। मगर वो तो वाकई रुस्तम हिंद गामा पहलवान, और उन्हीं की फैमिली से भोलू पहलवान, नक्की पहलवान, ये जितने भी बड़े बड़े पहलवान थे पाकिस्तान का जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया। सर वो एक दफ़ा ना, मैं साहब को भी बता रहा हूँ, आपको गोश्त खाने का शौक़ भी है, तो नहीं मैं ऐसी बात नहीं है, सॉरी मैंने ऐसे एज्यूम किया कि आप जो है कार्निवोरस होंगी, यानी कि आप मटन पसंद करती हैं। हाँ, वही ना, मैंने वही बात की। ये गामा पहलवान साहब उधर चले गए कसाब की दुकान पे, हैं जी, और कसाब की दुकान पे जाके उससे कुछ मुँह मारी होगी, कोई उन्होंने कहा पुठ का गोश्त दे दो, या कहा होगा उन्होंने कि कोई चाँप का गोश्त दे दो, या उन्होंने कहा होगा कि कोई सीने का गोश्त दे दो, जो भी उनको था, किसी बात पे उनकी तू मैं होगी। तो वो जो था ना कसाब, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, वो कई बार छुरी कट लेंदे, उन्होंने तो कोल होता है ना टोके शोके। अच्छा वो तो नहीं उसने किया, पर जो बाट पड़ा था, बाट समझते हैं? नहीं ना, उर्दू ही तो मार खा एलो लकड़ी दा वेट, वजन जो वेट जो ये देख लो दोवें ने बट्टा बट्टा जेड़ा मार दे ना बट्टा, जिवें इत्थे बेरी होवे बट्टे मार दियो। अच्छा वो जो बाट था ना,
वो कई दफ़ा में पता क्या इन्होंने किया होता है चक्कर, उसके नीचे जो है ना उन्होंने खाली रखी होती है जगह, हाँ ऊपर से पूरा जी ये 5 किलो का है, आप उसको इधर करके देखो। वो एक कहानी में फिर किसी प्रोग्राम में कम तोलने के लिए। कम तोले, जो भी मसला हुआ, लड़ाई होगी और गामा पहलवान के ना उसने फटाक करके सर पे मार दिया बाट, गामा पहलवान को। उसको ये पता नहीं था कि गामा पहलवान है, या उसने जानते हुए भी मार दिया? अब ये पता नज़र आ रहा है अब ये आबिद अमीन साहब बैठे हुए हैं तो नज़र आ रहा है माशाल्लाह फिट आदमी है। ओके। तो गामा पहलवान सामने खड़ा हुआ है, तो उसने कौन से हिजाब किया हुआ या उसने कौन सी वो पहनी हुई थी, क्या उसको कहते हैं, वो तोप शोप तो नहीं पहना हुआ था ना उसने। अच्छा फिर तो वो उसने उसके मार दिया, उसके खून निकलने लग गया, तो उसने कुछ नहीं कहा। वो आबिद भाई घर की तरफ जा रहे उन्होंने कहा पहलवान जी वो तुसी ਉਹਨੂੰ फूक मार दे तो उड़ जाता, वो तैनू गालां कढ़ रहा, वो तुहाडे नाल बदतमीजी कर रहा, उन्हें तैनू वट्टा मारता, तुसी ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं किया। तुसी किहो जिहा रुस्तमे हिंदू, तुसी किस तरह रुस्तमे ज़मान हो, गामा पहलवान है भाईजान खलीफा दिया किस तरह हो गया, तुसी ਉਹਨੂੰ कुछ भी नहीं आख्या, ਉਹਨੇ तैनू वट्टा मारता, वो दी इन्नी हिम्मत होई किवें, लस्सी सस्सी कोई पीती नहीं तुसी सुबह, की चक्कर। उन्होंने कहा जनाब मैं रुस्तम ज़मान इसीलिए तो हूँ कि आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस, आई रिस्पॉन्ड, आई डू नॉट रिएक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू, पीपल कैनॉट मेक मी डू वॉट आई डोंट वॉन्ट टू डू। मैं जो दाव लगाना चाहूँगा वो उसकी वजह से नहीं लगाऊंगा, मैं अपने जो जहन में होगा जो मुझे करेक्ट लगेगा। ये थी एक जवाब। दूसरी जो इन्होंने बात कही कि लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं या लोग जो हैं वो, तो आबिद भाई मैंने एक प्रोग्राम सुना था स्पोर्ट्स ट्रेनर्स के मुतालिक, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स ट्रेनर्स, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स ट्रेनर्स जितने भी स्पोर्ट्स में जिनका भी बड़ा नाम है, जिनका जिस स्पोर्ट में बड़ा नाम है, उनका एक प्रोग्राम है एंड दैट इज़ कॉल्ड मेंटली टफ। अब अपना सुल्तान भाई मेंटली टफ, कोई स्पोर्ट्समैन ऑन द पिनिकल ऑन द टॉप हो ही नहीं सकता जब तक वो मेंटली टफ ना हो। ये जितने आपको ज़बरदस्त वो नज़र आता है ना उसैन बोल्ट, और जितने ज़बरदस्त बंदे आपको नज़र आते हैं, दे आर मेंटली वेरी टफ, दे विल बी साइक्ड आउट अगर वो मेंटली टफ ना हो। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें नहीं आती, मगर जब वो जाते हैं अपना रेस, जब ऑन द मार्क्स गेट सेट, जब वो फायर होता है सब चीज़ों को ब्लर आउट कर देते हैं एंड दे जस्ट फोकस्ड व्हाट दे वांट। क्रिकेटर्स सेम, सो दे हैव टू बी मेंटली टफ। कोई मेंटली टफ होगा तो टॉप पे जाएगा। जब वो मेंटली टफ, आखिरी बात सर जी, देन आई विल गिव इट टू यू, स्टीरॉइड्स जो है ना, ये जो है ना बॉडी बनाने के चक्कर में जो ड्रग्स हैं, व्हेन एनीबडी बॉडी बनाने के चक्कर में ड्रग्स लेगा तो फिर वो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आई हैव अ फ्रेंड, अ डॉक्टर हु वाज मिस्टर एशिया, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। ही वाज 1 year or 2 years senior to me, sir. जावेद अख्तर साहब, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर, ही वाज माय यार सी साडा। मुस्लिम टाउन में उनका जिम भी है, और उनका जिम भी था। अब उसका भाई शायद चलाता है, या वो भी मुझे लगता है फौत हो गया, वो भी डॉक्टर था, आई एम नॉट श्योर। उनके अब्बू डॉक्टर थे, उनके अब्बू भी डॉक्टर थे। मैंने उधर जाना, सर वो स्टीरॉइड्स यूज़ करने लगे, ही स्टार्टेड यूजिंग स्टीरॉइड्स, और उनको बड़ा मान था कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है किस तरह से स्टीरॉइड्स यूज़ करने हैं। मिसकॉन्सेप्शंस है ना कि मैं डोजेस को एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। His heart failed. He was young. I think he was maybe 38-40 years of age. ये जान तो सर मैं ये तो जो इन्होंने एड्रेस, नाउ आप ज़रा इसके ऊपर थोड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्टीरॉइड्स है ना बेसिकली जी, एक तो शॉर्टकट है जी, शॉर्टकट है, लोग अपनी बॉडी को बेहतर शेप में लाने के लिए कम वक्त में और दूसरों से इम्प्रेस होके कि यार एक जिम में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ वो देखते हैं कि एक दूसरा शख्स खासे उसके मसल्स हैं और बड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है, वज़न ज़्यादा उठा रहा है,
तो उसे देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार मुझे भी इसी सतह पे इसके साथ एक कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा करनी है। फिर वो उन तमाम तरीक़ों को देखता है कि वो किस तरह से इस स्टेज तक पहुंचा। और हमारे जो यहाँ जिम्स हैं, वहाँ जो मोस्टली ट्रेनर्स हैं जी, वो रिकमेंड करते हैं कि जी अगर आप कम वक्त में बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं और कॉम्पिटिशन्स में आना चाहते हैं तो आप बेहतर है कि आप स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। अब उसका जो उनके दिमाग में मिसकॉन्सेप्शंस ये हैं कि एक शख्स 15 साल से स्टीरॉयड यूज़ कर रहा है, उसको उसका नुकसान नहीं हुआ, तो वो ये समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहली जो मेन चीज़ है देखने वाली वो ये है कि हर शख्स का जो रिस्पॉन्स है उन ड्रग्स के लिए वो फ़र्क है। ये सर आपने वही बात की है जो डॉक्टर सदाकत अली ड्रग्स यूजेज के मुतालिक बताते हैं कि जब कोई ड्रग्स यूज़ करता है, अल्कोहल यूज़ करता है, तो हो सकता है कि वो ड्रग एडिक्ट ना बने बल्कि ड्रग यूज़र बने, ड्रग एब्यूज़र ना बने। मगर कुछ लोग उसमें से ऐसे होंगे जो पता नहीं, अब किसी ने यूज़ किया तो कोई यूज़र ऐसा हो सकता है जो बाद अज़ां ड्रग एब्यूज़र बन जाए और उसको लेने के देने पड़ जाए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो हम सोचते हैं बीइंग अ ट्रेनर या बीइंग अ कंसल्टेंट फिटनेस, जो मेरे सामने चीज़ आती है वो ये है कि जब हम इसे लेना शुरू कर देते हैं ड्रग्स को और हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं और मसल्स बिल्ड होते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, बाइसेप बड़े हो जाते हैं, तो एक फ़ख्र की, ऑनर की एक माहौल बन जाता है कि यार ये स्पेसिफ़िक चीज़ है जिसको मैंने इस्तेमाल किया और मुझे शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट्स मिले। लोग इम्प्रेस हुए, क्यों? क्योंकि विज़न नहीं है लोगों का फ़िटनेस के हवाले से सिर्फ इतना विज़न है कि जो उनके सामने बैठा है उसकी फ़िज़ीक कैसी है। ये एक बेसिक जो अपेरेंट आपका समझ लें कि खुसूसियत है ना फिटनेस की, वो ये है कि उसकी अपेरेंस कैसी है, उसके बाइसेप्स कैसे हैं, उसके शोल्डर्स कैसे हैं, ठीक है, और उसकी बॉडी की फ़ैट की कंपोजिशन कितनी है, हमें कहाँ तक डेफिनेशन नज़र आ रही है। ये पहला इशू है। अब इसको एड्रेस करने के लिए तो दवाएं, ये जो मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, ये इसको एड्रेस कर देंगी, लेकिन इनका जो सबसे डेंजरस इफ़ेक्ट है, देखिए मूड स्विंग्स आते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को जब ये हाई करते हैं, और मसल बिल्डिंग ऑब्वियसली उन्हीं जीन्स की खासियत है कि आपके मसल्स को बिल्ड करती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होंगे, उसके साथ आपकी फ़ैट की बर्निंग आएगी, आपकी मूड स्विंग्स आएंगे, और ये चीज़ें जो हैं वो उनको मेंटली डिस्टर्ब भी करती हैं सम टाइम स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो ये स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। लेकिन एग्रेशन के अंदर आता है, एडिक्शन भी समझें आप, और ये ऑलमोस्ट एडिक्शन की ही सिचुएशन है, क्योंकि उसके बाद अगर हम डेवलप नहीं कर रहे, लाइक मैं अगर कोई स्टार्ट करता है और उसको छोड़ देता है करने के बाद श्रिंक हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर वो नेचुरली करना चाहेगा तो उसको मेरा ख्याल है कि दुगनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए टफ हो जाएगा। जब उसके लिए टफ होगा तो वो फेल हो जाएगा इस एफर्ट में, वो कहेगा कि यार वही तरीका ठीक था, मैं दोबारा से वो यूज़ करूँगा और मैं दोबारा अपने आप को एक स्टेज पे ले आऊँ। इसका डॉक्टर साहब जो सबसे ख़तरनाक इफ़ेक्ट है, और जो बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने एक ख़ास अचीवमेंट्स हासिल की, देखें रोल मॉडल्स हम बना लेते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जिस शख्स को हम रोल मॉडल बना रहे हैं उसकी उस फील्ड में शॉर्टकट्स तो नहीं है। सही। अब हम मिसाल देते हैं आर्नल्ड की, ठीक है, फिजिकली आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, शलवारनेकर, हाँ बड़ा मशहूर सर, हाँ। वो आर्नल्ड शलवारनेकर, वो की कहते हैं आई विल बी बैक, द टर्मिनेटर, वही है ना। देखिए वो बुनियादी तौर पे एक बॉडी बिल्डर था जिसने अपनी फिजीक को हासिल करने के लिए ड्रग्स यूज़ किए, ठीक है, लेकिन वर्थ उसको मिली कि उस ड्रग की यूजेज से वो पूरी दुनिया में एक मॉडल, रोल मॉडल बन गया। मैं उसे फिटनेस मॉडल कभी नहीं समझूंगा। बॉडी बिल्डर था, वो बॉडी बिल्डर था, और उसका 48 इयर्स की एज में अगर पहला बाईपास होता है तो वो फिटनेस मॉडल तो ना हुआ ना, बाईपास।
और वैसे भी उसकी जो बॉडी थी वो वो नॉर्मल उसमें नहीं आती। नहीं, वो नॉर्मल यानी एक फिटनेस के पैरामीटर्स पे वो पूरी नहीं उतरती थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन थी। देखिए अर्ज ये है कि बॉडी बिल्डिंग भी एक खेल है कुछ लोगों के नज़दीक, और उस खेल में जीतने के लिए अगर आप आज के मिस्टर ओलंपिया का कॉन्टेस्ट देखें तो उसमें जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं और उनके जो मसल्स होते हैं, आपकी सोच ग्रीक मिथोलॉजी के जो गॉड्स हैं ना, उनके मसल्स की वो डेफिनेशन नहीं होती जो इनकी होती है। उनकी स्किन इतनी पतली होती है, वैसे ब्लेड लगाएं तो सारे मसल बाहर आ जाए, बिकॉज दे हैव लॉस्ट ऑल द फैट। बट यू सी दैट इज़ अ डिफरेंट लीग। जो बात इस वक्त आबिद अमीन भाई कर रहे हैं वो है फिटनेस। ये फिटनेस नहीं, ये पैसा है, ये खेल है, और उसमें चला जाता। और डॉक्टर साहब कभी भी बॉडी बिल्डिंग को एज अ खेल रिकग्निशन नहीं मिल सकी, नहीं मिल सकी, कभी नहीं मिल सकी। ओलंपिक्स में बहुत एफर्ट्स बड़ी कोशिश की, और इवन के इसके पीछे जो माफिया है जो बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करता है ड्रग्स के साथ, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको नेचुरल कह के तो हम ओलंपिक का हिस्सा बनाएं, लेकिन इसको कभी रिकग्निशन नहीं मिली। वो जो मैं मिस्टर ओलंपिया कह रहा हूँ वो कॉन्टेस्ट का नाम, वो ओलंपिक्स में नहीं। आपकी बात समझता हूँ कि मिस्टर ओलंपिया एक कॉन्टेस्ट है जो वेडर की तरफ से होता जो है। वीडर ये दो भाई हैं, बेन वेडर और जो वेडर, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट किया और फिर बहुत सारी ऐसी उन्होंने फूड सप्लीमेंट्स की चेन्स बनाई, वहाँ से बड़ा पैसा कमाया। ये सर आपने बताना है, स्टीरॉइड्स पे तो आप बात कर चुके, आपने बताया कि स्टीरॉइड्स, मैंने जो आपकी बात से गैदर किया वो ये था कि नंबर 1 बेहतर तो ये है कि स्टीरॉइड्स के चक्कर में ना पड़े, 1, क्योंकि ओलंपिक का खेल हो, कोई भी खेल हो, बड़े मशहूर जो हैं उसमें अगर पता चल जाए एथलीट ने परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग ली है तो उसका वो स्ट्रिप कर देते। मुझे याद है बैन हो जाता है, बैन हो जाता है। ओलंपिक विनर था कनाडा का बेन जॉनसन, ये काफ़ी पुरानी बात है, 1980s की, ऑफ हिज मेडल, गोल्ड मेडल, और कार्लोइस को उन्होंने सेकंड आया था उस वक्त मेडल दिया था। सर जी ये बताइए आबिद भाई कि व्हाट अबाउट दीज, ये जो आपने अभी नाम लिया है, ये जो वीडर के क्या थे, बेन वेडर एंड जो नहीं, वो चीज़ें जो बनाते थे खाने की, पीने की, फूड सप्लीमेंट्स एंड ऑल दैट, ये ज़रा इन पे तो रोशनी डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ना, इनमें भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं। बुनियादी तौर पे अगर तो वे प्रोटीन, लाइक जस्ट अ वे प्रोटीन है और स्पेसिफिक रीजंस के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। लाइक अगर मेरी मीट की इंटेक कम है और मुझे एक सर्टेन ग्रामेज ऑफ प्रोटीन की दरकार है लीन मैस के लिए, उसके लिए मैं अगर 1 या 2 स्कूप वे प्रोटीन के लेता हूँ तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, बॉडी को कोई बुराई नहीं है, नहीं कोई बुराई नहीं है अगर उसकी ज़रूरत है। अच्छा, अगर मैं बाकी सोर्सेज से प्रोटीन नहीं ले रहा, ठीक है, मीट मुझे अगर सूट नहीं कर रहा, मैं मीट नहीं खाना चाह रहा, अच्छा मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेगन हूँ, हाँ, तो उसके साथ साथ मेरी जो स्पोर्ट्स है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे मसल्स की जो है वेयर एंड टेयर भी होती है, उनकी रिकवरी भी चाहिए और उसके साथ साथ उनको बिल्ड भी करना चाह रहा हूँ। तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में वे प्रोटीन कोई नुकसान नहीं आपको देगा, एज लॉन्ग एज कि वो शॉर्ट टर्म उसका यूज़ है, एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए है, आपने यूज़ किया और फिनिश कर दिया, दैट इज़ वेरी फाइन। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, एज्यूम करते हैं कि वे प्रोटीन ही एक वाहिद चीज़ है जो आपके जिस्म में मसल्स को प्रमोट कर सकती है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और वो ख़ास, और कुछ ऐसे लोग जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, वो मीट नहीं खा सकते, अंडा हज़म नहीं कर पाते, उनको लिक्विड की ज़रूरत है, तो वे प्रोटीन उनको दूध में डाल के दिया जा सकता है, पानी के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी जो एंटीबॉडीज़ है। वे प्रोटीन क्या चीज़ है? बेसिकली ये दूध की से निकाला जाता है और ये उसकी एक इंतहाई खालिस फॉर्म है प्रोटीन की, सारे अमाइनो एसिड्स और इकट्ठे करके एक प्रोटीन की खालिस फॉर्म, जो आपने बताया ना कि वो कैफ में डाल के वो जो निकलता है वो उसका सत या उसका अर्क समझ लें, मिक कट ले, हाँ, ये वो चीज़ है कि इसमें फ़ैट की परसेंटेज बहुत कम होती है, ठीक है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट इज़ नीडेड, ठीक है। अच्छी कंपनी के जो वे प्रोटीन्स हैं ऑब्वियसली अच्छे हैं, रेगुलेटेड हैं और गारंटेड हैं कि अच्छी चीज़ है।
लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ फूड सप्लीमेंट्स के हवाले से चल रहा है, फूड सप्लीमेंट को सप्लीमेंट कहने के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया की ज़रूरत है जो फूड से रिलेट करे। अब होता ये है कि हमारे यहाँ फूड सप्लीमेंट्स की शक्ल में मैस गेनर भी हैं, प्री वर्कआउट्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, पोस्ट वर्कआउट्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। और जितने लोग फिटनेस के लिए जिम्स के अंदर जाते हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, उनके जो राब्ते हैं वो फूड सप्लीमेंट्स की सप्लायर्स के साथ जुड़े हुए हैं। Right. ठीक It's a है। commercial business. हाँ, it has become a commercial business now. So वो चूँकि अब एक कमर्शलाइजेशन है और उसके साथ पैसा भी कमाना है, तो जो कॉन्सेप्ट नेचुरल फिटनेस का है, जो प्योर होना चाहिए, वो ख़त्म हो चुका है। बहुत कम ट्रेनर्स ऐसे हैं जो नेचुरल फिटनेस को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस के ऊपर लोगों को रहनुमाई दे पाते हैं और ये दे सकते हैं, उनके अंदर ये। आबिद अमीन भाई, बात यूँ है, एक बात तो मुझे ये पता चली आपकी बातों से कि स्टीरॉयड्स को अवॉइड करें। अगर कोई बहुत किसी को तकलीफ़ हो गई स्टीरॉयड्स यूज़ करने का ज़रूरी हो गया है, वो ऑब्वियसली मेडिसिनल स्टीरॉयड्स हैं जो आप इंजेक्शंस की शक्ल में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंडर सुपरविजन जी यूज़ करें, बट द बेस्ट थिंग रिमेन्स अनडाउटेडली कि स्टीरॉयड्स यूज़ ना करें, क्योंकि स्टीरॉयड यूज़ करने से बॉडी जो है वो उसके ख़िलाफ़ एक टॉलरेंस डेवलप कर लेती है। जिस डोज़ पे आप बिगिन करते हैं उस डोज़ का आपको फ़ायदा होना कम हो जाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोज चाहिए होते हैं। जब आप ज़्यादा डोज लेते हैं तो आपकी किडनीज फड़क जाती हैं, फिर उसके बाद बाकी आर्टरीज, स्टेनोसिस और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम, उनके अंदर प्लाक फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। और जो आप टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे, जो मेल हार्मोन है, तो जो टेस्टोस्टेरोन अगर बाहर से आना शुरू हो जाता है तो मेल्स का जो टेस्टोस्टेरोन जहाँ पे टेस्टिस में बनता है वो कम हो जाता है, तो इससे बहुत सारे इनफर्टिलिटी के और दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। एक तो मुझे ये समझ आ गई। दूसरी आपने बात ये फरमाई कि फूड, इस चीज़ का नाम है फूड सप्लीमेंट। सो पहले तो फूड पे कंसंट्रेट करें कि व्हाट फूड आर यू टेकिंग, and then on top of it, if it is required, then you should go for a सप्लीमेंट करें इसको अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। आबिद भाई, आपसे मज़ीद बातें होंगी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब पलट के आएंगे तो ख़वातीन हज़रात, हम आबिद भाई से जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि एक्सरसाइज जो है फिटनेस के लिए कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज हैं, कार्डियो क्या है, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस क्या हैं, एरोबिक्स क्या हैं, एनएरोबिक एक्सरसाइजेस क्या हैं, वेट्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, और योगा का क्या रोल है। और मिस नादिया शेख, जिनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, और ये कोयल से इन्होंने मुकाबला लगा लिया था, नाइटिंगेल से, और ये इन्होंने मुकाबला कैसे जीता, कोई ब्रीदिंग का पैटर्न भी है उसमें, कोई ब्रीदिंग का रोल भी है। तो ब्रीदिंग इन्हेंसिंग एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, योगा में कोई ब्रीदिंग होती है, क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आबिद अमीन भाई से पूछेंगे। एंड आज के प्रोग्राम को हम फिनिश करेंगे फूड के मुतालिक। ये जो फूड चेन है और जो इन्होंने जिक्र किया, हाइपरटेंशन लोगों को हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, और जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये जॉइंट्स के मसले, गाउट के मसले, और ये सारे जो मसले हैं, और रूमेटिक जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन चीज़ों को कैसे हम बचा के हमारे साथ हैं फिटनेस कंसल्टेंट आबिद अमीन साहब, और साथ में जो है सवाल पूछने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप हमेशा अच्छा सवाल पूछते हैं। सुल्तान जो है, दिलों के सुल्तान हमारे साथ हैं, और प्रोग्राम के इख्तिताम में जो है सुल्तान भाई और जो है नादिया शेख, ये दोनों मिलके एक ज़बरदस्त गाना गाएंगे, और वो गाना जो है गोल्डन ओनली है, एंड इट विल कैच यू and it will bring all the nostalgic memories for you, and it is going to happen everything in this program Walk Your Talk right after a short break. Please don't go away, you're going to miss something that you don't want to miss. Please stay with us. महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के
नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। ये महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। ये महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। ये महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में
तो नशे का शौक पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। ये महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। ये महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक भी होगी और वक्त जो है भागा चला जा रहा है, ज़िंदगी का भी और प्रोग्राम का भी। और ज़िंदगी को किस तरह से हम खूबसूरत बनाएं, कैसे सक्सेसफुल बनाएं, कैसे अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, कैसे अपने ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी फ़िटनेस का ख्याल रखें, ये हम पूछ रहे हैं इस वक्त आबिद अमीन जो कि फ़िटनेस कंसल्टेंट हैं उनसे। सबसे पहले तो मैं मिस नादिया शेख को दावत दूंगा कि जो सवाल आप पूछना चाह रही थी और मैं आपको कह रहा था कि ज़रा सा रुक जाएं, थोड़ा ठहर जाएं, वो अब आप पूछें। जी बिल्कुल, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि जब कोई मतलब फ़िटनेस की जब क्योंकि बात हो रही है तो उसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक तो है कि आपने डाइट को कैसे कंट्रोल करना है या नहीं करना। दूसरा, वर्कआउट जब लोग करते हैं, जिम करते हैं या वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं कोई और तो इन दोनों का आपस में मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट पे कंट्रोल नहीं है, या फिर सिर्फ डाइट कंट्रोल कर रहे हो और जिम नहीं कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है और कितना इनको मतवाजन होना चाहिए या क्या। अच्छा, जो सबसे ज़रूरी अमर है ना वेट लॉस में और फिटनेस के लिए, वो ज़रूरी ये है
कि इसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार अपनाते हैं। एक तो वो लोग हैं कि जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, जी जी, वो डाइट को कंट्रोल करते हैं और अपने आप को पतला कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या है कि इससे आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। फिज़िकल फिटनेस ना होने की वजह से फिटनेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखें, वज़न कम होना और फिट होना दोनों अलग चीज़ें फर्क बात है। तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ होंगी कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी बेहतर बनाएं, कैलोरीज को कंट्रोल करें और उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें, तो आप एक आइडियल फिटनेस को जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक चीज़ के पीछे भाग के उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेट फिटनेस आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस है जिसको आपने मद्देनज़र रखना होता है कि आप कैलोरीज की इनटेक को भी बेहतर करें और फिज़िकल एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करें। फिट रहने के लिए कुछ लोग ग्राउंड का सहारा लेते हैं, कुछ लोग जैसे आजकल जिम का सहारा लेते हैं। जैसे आपने अर्ज़ किया कि कुछ लोग होते हैं वो इन चीज़ों से हट के सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं तो वो पतला हो जाते हैं। क्या चीज़ ऐसी ज़रूरी है, ग्राउंड ज़रूरी है, जिम ज़रूरी है, या इन दोनों में कोई बैलेंस होना चाहिए? बुनियादी ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ये कर देता हूँ कि जब तक आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे और उसके साथ आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब अगर आपका सिर्फ मकसद वेट लॉस है और आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी से कोई कंसर्न नहीं है, या आप ये समझते हैं कि ग्राउंड नहीं जाना चाहते, जिम नहीं जाना चाहते, वज़न को कम करना चाहते हैं, तो दो तरीक़ेकार हैं। एक तो आप डाइट क्रैश डाइटिंग पे आ जाएं, जो कि किसी सूरत में भी रिकमेंड नहीं की जा सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स को बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके, डिस्ट्रॉय करती है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डिक्रीज़ करती है। दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। एडवाइजेबल ये चीज़ है कि डाइट उतनी लें, खुराक उतनी लें जितनी आपको ज़रूरत है, और उसके साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, तो उससे आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। फिज़िकल आखिरी सवाल है, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए टाइमिंग ज़रूरी है क्या? कौन सी टाइमिंग? अच्छा, अब ये डिपेंड करता है। देखिए, कुछ अगर हम मैं 10 मंजिला इमारत में काम कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस नीचे है, मेरे बॉस का 2-3 मंजिलें ऊपर हैं, तो अगर तो मेरी जॉब स्ट्रेसफुल नहीं है और मैं उन स्टेयर चढ़ने को हेल्दी एक्टिविटी फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस फ्री ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, तो ये मेरी पॉजिटिव फिज़िकल एक्टिविटी है जो मुझे फ़ायदा देगी। लेकिन अगर मैं अपने बॉस के पास स्ट्रेसफुल जा रहा हूँ ये सोच के कि यार वो तो डांटेगा भी, मेरी जो असाइनमेंट्स हैं वो भी मुकम्मल नहीं है, तो ये स्ट्रेसफुल आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है और ये फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको फ़ायदा नहीं देगी बल्कि नुकसान देगी। वेरी गुड। जी प्लीज़। और आपकी इसी डिस्कशन से कि कुछ आपने कहा कि दोनों चीज़ें, आप अगर वेट कम करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको वो फिज़िकली इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो एक्सरसाइज कर सकें, वॉक कर सकें, होते हैं ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स, तो फिर उनके लिए क्या वो फिर सिर्फ डाइट करें? अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें, जब हम फिज़िकल फ़िटनेस की बात करते हैं, जिम की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में फ़ौरी तौर पे आता है कि बड़े एडवांस लेवल के ऊपर ट्रेनिंग पैटर्न्स, बड़े हाई लेवल्स के ऊपर वज़न और विगोरसली वर्कआउट, फ़ौरी तौर पे हमारा जहन इस तरफ जाएगा। कभी हमारा जहन इस तरफ नहीं जाएगा कि थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज भी जो हैं वो हमें फ़िट बनाने के लिए कारआमद साबित होती हैं। यानी अगर आपका जो एबिलिटीज़ हैं, आपके जिस्म की जो स्ट्रेंथ है, अगर वो आपको 1 किलो वज़न उठाने की इजाज़त दे रही है तो आप 1 किलो से स्टार्ट करें और इंक्रीज़ करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1/2 kg, 1 kg, 2 kg। आपकी अपनी बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज हैं ना वो आपको इनकरेज करेंगे कि हाँ अब मैं सेहतमंद हो रही हूँ, आप मुझ पे वज़न डाल सकते हैं। तो कभी भी कोई शख्स इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो हल्की सी हरकत ना कर सके। यानी इवन अगर कोई पेशेंट, कोई ऐसा बंदा जो बेड के अंदर भी लेटा है तो वो बाजू मूव कर सकता है, ये मूवमेंट कर सकता है, टांगों को हिलाने की कोशिश कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल एक्टिविटी में आती हैं, लेकिन इनके ऑब्वियसली जो लेवल्स हैं वो फ़र्क हैं कि अगर मैं 50 किलो वज़न के साथ कोई एक्सरसाइज कर सकता हूँ तो वो भी एक्सरसाइज ही है, और अगर आप वो एक्सरसाइज सिर्फ खाली बार के साथ करना चाहें तो वो भी एक्सरसाइज ही है।
वो आपके फिटनेस लेवल को एड्रेस करेगी और 50 किलो का वजन मेरे फिटनेस लेवल को एड्रेस करेगा। तो एक्सरसाइज जो है ना वो किसी भी सूरत में एक्सरसाइज ही होती है, रिगार्डलेस कि आप उसमें एफर्ट क्या लगा रहे हैं। हाँ, अगर मेरा जो फिटनेस लेवल है वो 50 किलो को सपोर्ट करता है और मैं 10 किलो के साथ करूँगा तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं होने पाएंगे, बल्कि मेरी जो फिटनेस है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका फिटनेस लेवल 1 किलो के ऊपर बॉडी अपने आप को 2 किलो की तरफ लेके जा रही है तो वो 1 किलो आपके लिए 50 किलो से ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो फिटनेस है और एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंपटीशन नहीं है कि आप किसी को देखेंगे वो बंदा इतने बड़े डंबल उठा के या ज़्यादा लंबी छलांगे मार रहा है या ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है। आपने ये देखना है कि आपका हार्ट, आपके मसल्स कहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपकी फिटनेस का बेसिक लेवल वो है जहाँ से आपकी तरक्की का आगाज़ होता है, रिगार्डलेस कि आप वो 1 किलो है या वो 100 किलो है। अच्छा जी, ये तो बड़ी आपने काम की बातें पूछ भी ली और आबिद अमीन साहब ने बता भी दी। आबिद भाई ये बताइए कि थोड़े से रैपिड फायर करके हम कोशिश करते हैं कि कम वक्त में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि आप फ़िटनेस कंसल्टेंट हैं। गुज़श्ता 10 साल से आपका लाहौर में सेक्टर 4 में माय फिटनेस क्लिनिक के नाम से, माय फिटनेस क्लिनिक डबल डी सेक्टर में आपने अपना रन कर रहे हैं, आप जिम रन कर रहे हैं और फिटनेस कोच हैं, फिटनेस कंसल्टेंट हैं। ये बताइए कि ये कब पता चलेगा कि किसको वज़न लूज़ करने की ज़रूरत है और किसको वज़न लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, हर ना जिस्म का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, ये एक अपीयरेंस है। आपको फील होता है कि आपका पेट जो बुनियादी तौर पे जो आपकी सरकमफेरेंस हैं, जो आपके एब्डोमेन की, अगर आपका पेट 36 इंच से ज़्यादा है तो फिर आपको उसे कम करना पड़ेगा। मेल्स में और फीमेल्स और फीमेल्स में 40 इंच से अबव है तो उनको ज़्यादा मार्जिन है। हाँ जी, क्योंकि उनके अंदर फैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। लेकिन फीमेल्स और मेल्स में एक फ़र्क है कि जो फैट की डिपॉज़िट है ना, जो फैट डिपॉज़िट होता है वो अमूमन मर्दों में पेट के सेक्शन में ज़्यादा डिपॉज़िट होता है, जबकि ख़वातीन के हिप्स और अपर चेस्ट में ज़्यादा डिपॉज़िट होता है। तो उनकी जो वेसेलर फैट है वो एक मेल की वेसेलर फैट की निस्बत डाउन साइडेड होती है, तो उनको ये एक एज हासिल है। तो जैसे ही आपकी बॉडी कंपोजिशन बदलती है, आपको फील होना शुरू हो जाता है कि अब आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है एक ख़ास हद से ज़्यादा। अब वज़न की ऑब्वियसली डेफिनेशंस हैं कि अगर मेरी हाइट 6 फुट है तो मेरा एक आइडियल वेट है जो अपर लेवल और लोअर लेवल के दरमियान ट्रैवल करेगा। लाइक मेरी 65 से लेके 85 तक मैं अपने आप को वेरिएशन में ला सकता हूँ। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि 20 किलो की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर ये 85 जो वज़न है वो मसल्स के साथ है जिसमें फैट नहीं, देखें फैट का जो 1 पाउंड है वो इतना बड़ा होगा और जो मसल का 1 पाउंड है वो इतना सा होगा। तो जो बॉडी सिमेट्री और बॉडी की जो लुक्स हैं, इवन कि अगर आप 85 केजी के भी हैं और आपकी जो फैट की डिपॉजिट्स हैं वो कम हैं और मसल्स की जो डिपॉजिट हैं ज़्यादा हैं, तो वो आपकी जो शेप है उसको मतलब कि बुरा नहीं लगेंगे, आप देखने में आप बुरे नहीं लगेंगे। ये बताइए आबिद अमीन साहब कि अच्छा लगने के लिए मेल्स में, पहले मेल्स की बात कर लेते हैं, क्या बॉडी प्रोपोर्शंस होनी चाहिए? देखिए, लोएस्ट लेवल के ऊपर अगर हम मेल्स की बात करें तो इसको आपकी अगर चेस्ट का साइज़ यानी लाइक अगर आपकी अपर चेस्ट 40 इंचेस है तो आपकी जो वेस्ट है वो 35 इंच तक होनी चाहिए। ओके, ठीक है। कमर जो है वो कमरा ना बने, यस, कमर ही रहे। यस, 40 थोड़ा सा आपको जो है ना वो सिमेट्री वो क्रिएट होनी चाहिए लोएस्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये मार्जिन 10 से 12 इंच का है तो फिर आइडियल है। यानी अगर आपकी चेस्ट 40 है और वेस्ट साइज आपका 30 है तो दिस इज़ आइडियल। ठीक हो गया। ठीक है।
तो ये जो रेशो है ना जिसको हम कहते हैं चेस्ट की अपर की और लोअर की रेशो है, ये 5 इंच से लेके 5 इंच से अगर ये कम है तो वो डेंजर जोन के अंदर है। और बॉडी की जो शेप है, कई दफ़ा ये होता है कि माशाल्लाह जो है पेट वो सीने से ज़्यादा होता है। वो चॉइसेस हैं जी, वो कोई भी अपना पेट बढ़ा सकता है अगर किसी को बड़ा हुआ पेट अच्छा लगता है तो। तो मेरा 5 फुट 5 इंच हाइट है, तो मेरा वेट है 59 kg। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे कम करना चाहिए, तो करना चाहिए। ये पूछे ना 5 में देखें, अगर तो आपकी फैट की परसेंटेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप फील कर सकती होंगी कि आपकी जो बॉडी देखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। ठीक है, आपको खुद फील होगा कि जैसे मसल फ्लैबी हैं, पेट लटक रहा है। ठीक है, तो उस वक्त फिर आपकी कोशिश देखें, 59 वजन बुरा नहीं है, 5'5" हाइट, वेट ठीक है, ठीक है, वेट ठीक है, 55 भी ठीक है। अब देखना ये कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, फैट की अगर परसेंटेज आपके जिस्म में ज़्यादा है और मसल्स की जो, तो ख़वातीन की तो वैसे भी ज़्यादा ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। वो होती तो है, लेकिन एक सर्टन लेवल से अगर एक्सीड करेगी, लाइक देखें ख़वातीन के लिए 30% फैट आइडियल फैट है। अगर इनकी 40 या 45 से अबव है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इनको अपनी फैट के जो लेवल्स हैं वो 30 से नीचे लेके आने हैं आइडियल बॉडी वेट के लिए। चलेगा? वो मशीन वगैरह आती हैं जो बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी फैट को एनालाइज करती हैं, वो मुख्तलिफ जिम्स में हैं, मेरे पास भी वो ऑब्वियसली वो मैं क्लाइंट्स का यहाँ से भी वो चेक करते हैं वर्नियर कैलिपर से। हाँ, वो बेसिकली कैलिपर मीटर से वो करते हैं और पिंच का टेस्ट भी है। तो मुख्तलिफ किस्म के तरीके का मगर एक मोटी मोटी मुझे इनके क्लिनिक पे जाना बिल्कुल जाना चाहिए आप। हाँ। मगर एक मोटी बात भी है सर, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत बता रहा हूँ। ये जो आईना होता है ना जी, ये झूठ नहीं बोलता। जी बिल्कुल, ये सच बोलता है। ये बिल्कुल, जब आप आईने के सामने नहा के खड़े होते हैं ना जी, तो सब कुछ बता देता है कि जनाब ये जो है ना टमी टक की ज़रूरत है या ये टक बिस्किट की ज़रूरत है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके वो टमी टक्स कराएं और वो लाइपोसक्शन कराएं। टमी टक की ज़रूरत है कि टका टक की ज़रूरत है? टका टक की ज़रूरत है, एग्जैक्टली, दैट्स मोर करेक्ट। और लॉरिये तो आपको पता है वैसे ही। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिटनेस कि जब आप कहते हैं कोई बंदा बड़ा फिट है, एक तो देखने में हो गया जी, क्या उसके हार्ट रेट को देख के फिट समझा जाएगा, उसके ब्लड प्रेशर को देख के फिट समझा जाएगा, क्या उसकी HbA1c या उसके कोई ब्लड शुगर टेस्ट करा, किस तरह से पता चलेगा? क्या वो वॉक करे, दौड़ के दिखाए, कोई EEG उसके EEG कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ETT करा के देखें, कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहला जो इसका मेजरमेंट्स होते हैं ना, एक तो खैर बॉडी कंपोजिशन और अपेरेंट आपकी हालत जो है वो सामने, उसके बाद आपका हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट, कि आपका मॉर्निंग रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है। बेगम साहबा को देखने से पहले के बाद? बाद में ज़्यादा हो जाता है। वही तो कह रहा हूँ जी, पहले यानी जब भी आप बिस्तर में हैं, आपको आवाज़ भी नहीं आई अभी कि उठ जाओ और आपने अभी आंखें भी नहीं खोली। मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। मगर रेस्टिंग हार्ट रेट जो अब रेस्टिंग हार्ट रेट की जो बेस्ट है वो 65 के अगर नीचे है तो बहुत अच्छा है, 75 तक वो मुनासिब समझा जाता है, 65 से नीचे बहुत अच्छा है, 60 से नीचे ऑब्वियसली एक एथलीट अगर आप हैं और आप एक सर्टन अपने हार्ट रेट के 90% से ऊपर ट्रेन कर सकते हैं तो आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 60 से नीचे रहेगा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एज। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है। ठीक है, और आपकी जो हार्ट रेट जोन जो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो सर्टन हार्ट रेट जोन्स हैं जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को डिफाइन करते हैं। एंड्योरेंस भी बताइए क्या होता है? हाँ, एंड्योरेंस बुनियादी तौर पे अगर हम मसल की एंड्योरेंस की बात करेंगे तो एक है कि मैंने वज़न एक दफ़ा उठाया, ठीक है, ये मेरी 1 RM मैक्स है, यानी एक दफ़ा उठा के कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी स्ट्रेंथ की है। अब उस वज़न को मैं कितनी दफ़ा उठा के मूव कर सकता हूँ, ये मेरी मसल की एंड्योरेंस है। इसी तरह हार्ट की एंड्योरेंस जो है वो ये है कि एक सर्टन हार्ट रेट आप लाइक मैं अपनी बात करूँगा कि अभी 2 वीक पहले मैंने एक साइकिलिंग का सेशन किया
2 वीक्स पहले। स्टैटिक साइकिलिंग या रिकम्बेंट बाइक पे मैंने सेशन किया, क्योंकि बाहर मैं बहुत कम करता हूँ पोल्यूशन की वजह से, तो इतनी ज़्यादा वो धुआं, उस वजह से जो कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस है वो बढ़ने की बजाय नुकसानदेह एलिमेंट आ जाता। तो रिकम्बेंट बाइक पे मैंने जिम के अंदर सेशन किया, 1 आवर में मैंने 21 माइल्स किए। 1 आवर में आपने 21 माइल्स किए, तो ये तकरीबन को 33-34 किलोमीटर बन जाते हैं। अब उसमें पहले 15 मिनट के बाद मेरा जो हार्ट रेट था वो मेरे मैक्सिमम हार्ट रेट के 100% से अबव चला गया, ठीक है। लाइक मेरी एज 53 को अगर मैं करूं तो वो 167 हार्ट रेट बनता है। 167 मेरा मैक्सिमम हार्ट पर मिनट, हाँ मैक्सिमम हार्ट रेट, कि अगर मैं कोई एक्सर्शन करूं और फिट हूं तो 167 तक मेरी जो एक्सर्शन है वो मेरा हार्ट उसको बिल्कुल ब्लड मेरे जिस्म को पंप करेगा, ऑक्सीजन देगा और वर्किंग मसल्स को एनर्जी देता रहेगा विदाउट फेल, ठीक है। अब मैं 15 मिनट के बाद 175 बीट्स पर मिनट पे चला गया, पर चले गया, ठीक है। अब उस 175 बीट्स को मैंने कमिंग 45 मिनट्स तक मेंटेन रखा। ओ माशाल्लाह, 45 मिनट्स तक। ये किस एज ग्रुप के लिए नॉर्मल है 175? अगर तो आप एथलीट हैं तो 25, 26, 28 साल के जो नौजवान हैं उनके लिए ये ठीक है, अगर आप एथलीट हैं और जे प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन घोड़ियां वाकन नसदा है फिर जी। तो एथलेटिक्स में ये यानी 25, 30, 35 साल की उम्र तक ये आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अबव 45 ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके लिए एक सर्टन पैशन की ज़रूरत होती है। तो अब मैं चूँकि बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, मेरा एक सर्टन पैशन इस चीज़ के साथ जुड़ा है। मेरी कोशिश है कि मैं अपने क्लाइंट्स को एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाऊँ, उनको जो फिटनेस का जो बुनियादी बेसिक इंग्रेडिएंट है ना, जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है, उसके ऊपर लेके आऊँ, और उसके बाद लीन मसल मास जो है वो ऑटोमेटिकली इसकी एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी फिटनेस की बात है वो हार्ट रेट और हार्ट की फिटनेस, जी वो हार्ट से जुड़ी है, बुनियादी फिटनेस हार्ट से जुड़ी है। उसके बाद आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आते हैं, लीन मसल मास डेवलप करते हैं, तो ये जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ है ये आपको एज देती है बाकी लोगों की निस्बत। हमारे ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं ना, ये 30, 35, 40 साल की उम्र तक अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाते हैं। उसके बाद अगर ये कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये डिक्लाइन का शिकार हो जाते हैं और हार्ट के बहुत सारे इश्यूज इनको आ जाते हैं। तो ये इनकी जो फिटनेस है ना वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड है कि 35-40 साल तक उन्होंने अपनी बॉडी की कंपोजिशन को, सिमेट्री को बेहतर रखा, मस्कुलरिटी है, लेकिन इंटरनल फिटनेस जिसका डायरेक्ट ताल्लुक हार्ट से है वो उनके पास मौजूद नहीं होती। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जो है ना वो मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा ये बताइए कि कार्डियो फिटनेस, दिल की फिटनेस, शरियानों को खुला रखने के लिए वॉक के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? आपका जो है आउटडोर वॉक के मुतालिक क्या ख्याल है? आपका ट्रैक हाइकिंग के मुतालिक क्या ख्याल है? आपका जो है ट्रेडमिल के मुतालिक क्या ख्याल है? और आपका बाइसिकल चलाने के मुतालिक क्या ख्याल है? स्विमिंग के मुतालिक क्या ख्याल है? और रोइंग के मुतालिक क्या ख्याल है? अच्छा, ये मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ से है, ठीक है। रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, वॉकिंग, ठीक है, और इलेप्टिकल ट्रेनर्स, रोइंग मशीन्स, बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को बेहतर बनाने के लिए हैं। अब जो पॉइंट है जिसको आप को कंसिडर करना चाहिए, वो पॉइंट ये कहता है कि आप अपने हार्ट रेट को एक सर्टेन लेवल तक एलिवेट करें, जो आपका स्टिमुलेशन है, जो आपकी फिटनेस के, देखें हमारे जिस्म में एक स्पेसिफिक जीन्स पाए जाते हैं जिनको FNDC5 कहा जाता है। उन जीन्स का काम ये है कि वो जब हम उस लेवल पे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को लेकर आते हैं तो उन जीन्स की स्टिमुलेशन शुरू होती है, और जब वो जीन स्टिमुलेट करना शुरू होते हैं तो हमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो मिलना शुरू होंगे। जब तक हम उन जीन्स को हिट नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई भी वर्कआउट हमें मुकम्मल नहीं, जिस तरह कहते हैं ना कि मुकम्मल ग़िज़ा के लिए तमाम इंग्रेडिएंट को मिलाना पड़ता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स,
मिनरल सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें जब मुकम्मल आपकी ग़िज़ा में होंगी तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। किसी भी इंग्रेडिएंट यानी कोई न्यूट्रिएंट अगर आपकी खुराक में नहीं है तो आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले सकते। इसी तरह से जब तक आप उस जीन को स्टिमुलेट करने की हद तक अपनी एक्टिविटी को नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक आपको एक्सरसाइज के मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब जहाँ तक वॉक का ताल्लुक है, वॉक एक लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्कआउट है। ये हमें बीमारी से एक हद तक तो महफूज रख सकती है कि हमें डायबिटीज़ के इश्यूज़ ना हों, हमें ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ ना हों और थोड़ा सा एक्टिव रह सकें। लेकिन हायर लेवल के ऊपर आजकल के दौर में अगर हम बॉडी कंपोजिशन को हासिल करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक लेवल पे एक्टिविटी को डेवलप करके अपने आप को विगोरसली लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं, एक रोल मॉडल की शक्ल में, पेट के जो सर्कमफेरेंस है उनको कम करना चाहते हैं, तो हमें इंटेंसिटी को इम्प्रूव करना है। अगर आपकी वॉक की इंटेंसिटी इस काबिल है कि आपके हार्ट रेट को आपके उस ट्रेनिंग जोन तक लेके जा सकती है जिससे आपके FNDC5 ये जो जीन्स हैं ये स्टिमुलेट हो सकें, तो फिर उस वॉक का आपको फ़ायदा है। और अगर वो वॉक उस लेवल तक आपको स्टिमुलेट नहीं करती, आपके उन जीन्स को और इंटेंसिटी को, हार्ट रेट को एक सर्टेन लेवल पे इम्प्रूव नहीं करेगी, तो वो वॉक आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं दे पाएगी। आबिद भाई, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने की। बिल्कुल प्रोग्राम के अख्ताम पे वक्त जो है वो कम है और आपसे जो नॉलेज, जो इल्म का दरिया है और जो आपकी फील्ड है फिटनेस कंसल्टेंट की हैसियत से, ये बहुत वसी है और इससे हम बहुत हासिल कर सकते हैं, मगर टाइम की कमी है। मुझे ये बताइएगा कि आपने एक बात की, बहुत पते की बात की, बातों में आपने बात की कि अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है, अगर आपका उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपका फिजिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वो आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान दे रही है। जी बिल्कुल। ये बताइए कि कैसी एक्सरसाइज करें कि हम अपने आपे से बाहर ना हो जाएं, अपनी औकातों बाहर ना हो जाइए और हम अपने आप को उल्टा नुकसान ना दें, स्ट्रेस ना दें, अपनी बॉडी और अपने दिमाग को हिट ना करें, और नींद की अहमियत और रिकवरी और रिक्यूपरेशन की जो अहमियत उस पर भी रोशनी डालें। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप एक अपना सर्टन माइंड सेट बनाते हैं, कि अपने माइंड को एक सर्टन पैटर्न के ऊपर लेके आते हैं और प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे। आप देखेंगे कि हेल्थ आपकी एक समझ लीजिए कि प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप हेल्थ के लिए काम करें। और जब आप इस चीज़ को एज्यूम कर लेंगे, एक दफ़ा आपको पता लग जाएगा कि मैंने हेल्थ के लिए काम करना है, तो ऑब्वियसली आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ जुड़ जाएगा। और जब वो जुड़ेगा तो एक सर्टन हार्मनी आपके अंदर पैदा हो जाएगी, और जब वो हार्मनी पैदा होगी तो हर किस्म का वर्कआउट आपको तकवीयत देगा, ताकत देगा। अगर आपका माइंड उस लेवल तक मोटिवेट नहीं है कि जहां आप ये महसूस करें कि मुझे फ़िज़िकल एक्टिविटी फ़ायदा देगी, मैं जो कुछ करने जा रहा हूं वो मुझे फ़ायदा देगा, इवन कि आप कुछ ऐसा काम भी कर रहे हैं जो आपको लिटरली फ़ायदा दे सकता है, लेकिन आपकी जो नेगेटिविटी है, आपके माइंड की जो इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं है, वो चीज़ आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। क्यों? क्योंकि आपके जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा आपस में, और जब आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो बेनिफिट्स तो फिर आपको कभी भी मिल नहीं सकेंगे। इवन आप मैराथन भी क्यों ना ज़बरदस्ती दौड़ा दें, आपको मेरे पीछे अगर कुत्ता लगा है तो मैं 25 मील दौड़ लूँगा, तो वो स्ट्रेसफुल रनिंग है, वो मुझे फ़ायदा नहीं देगी। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब मैं पेट को कम करने की कोशिश करता हूँ तो साथ ही बाकी जिस्म जैसे चेस्ट उसका भी कम होना शुरू हो जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पेट का थाइस पे चला जाए और चेस्ट की तरफ आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? उसके लिए ना आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज बनाना पड़ेगा। आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी ताकि आपकी पेट की फ़ैट कम हो, और उसके साथ साथ आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि आपकी मस्कुलरिटी जो है ना, आपके जो लीन मसल मैस है वो इम्प्रूव करे। देखिए हमारे पास दो किस्म के मसल हैं, इंट्रिंसिक मसल्स जो डाउन साइड पे हमारी हड्डियों के साथ, हमारे स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़े हुए हैं, और एक हमारे सुपरफिशियल मसल्स हैं जो लोगों को महसूस होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिल्स ऐसी हैं जो हमारे इंट्रिंसिक मसल्स को, जो इनर साइड के ऊपर है, उनको इम्प्रूव करते हैं। जब इंट्रिंसिक मसल्स इम्प्रूव होंगे तो वो स्टे करते हैं। हमारे सुपरफिशियल मसल्स ऐसे हैं
कि अगर आपने बिल्ड किए, 2 हफ्ते ट्रेनिंग नहीं की तो फौरी तौर पे आपको ऐसे लगेगा कि यार मसल छोटे हो गए। लेकिन जो हमारे इंट्रिंसिक मसल हैं, जो हमारी हड्डियों के साथ जिनका ताल्लुक है, वो छोटा जो शॉर्ट ब्रेक जो है वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। तो आपके पास एक किस्म का एक सेविंग अकाउंट आ जाता है फिटनेस का, कि अगर आपकी रूटीन बेहतर है और आप दोनों किस्म की फिटनेस को लेके चल रहे हैं, आप कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को भी लेके चल रहे हैं, आप उसके साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को भी लेके चल रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो आपका बुनियादी सवाल है कि मेरे मसल्स इंप्रूव हों, मेरी जो शोल्डर्स बढ़ें, मेरे बाइसेप्स बढ़ें, मेरा पेट कम हो, तो वो एड्रेस उससे हो जाता है कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन मल्टीपल एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन बनाए। देखिए, कोई सिंगल एलिमेंट आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। मैं कहूँ कि जी आप सिर्फ कार्डियो करें तो आप फिट हो जाएंगे, दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक बंदा आपको कहे कि जी सिर्फ आप जिम में डंबल उठाएं आप फिट हो जाएंगे, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक बंदा उठ के कहे कि जी मुझे योगा आता है, आप सिर्फ योगा करेंगे आप फिट हो जाएंगे, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलेंगे तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, और इवेंचुअली फिर आप एक बड़े खूबसूरत जिस्म और एक बड़े मजबूत दिल के साथ दुनिया के सामने आ सकते हैं। अच्छा, सारी एक्टिविटीज़। मिस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त गुलकार हैं, इनकी जो आवाज़ है उसके पस मंज़र में जो इनकी ब्रीदिंग है उसका बड़ा रोल है, और जो ये मेल्स होते हैं ज़्यादातर वो पेट से ब्रीथ करते हैं, फीमेल्स जो हैं वो चेस्ट से ज़्यादा ब्रीथ करती हैं, और वोकल कॉर्ड्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनको बताएं, उसकी भी कोई होती है जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बेहतर हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सबसे पहले जो आपके हार्ट की स्ट्रेंथ है, बार बार मैं उसी पॉइंट पे इस वजह से आऊँगा कि आपकी सांसों का ताल्लुक आपके दिल की स्ट्रेंथ से जुड़ा है। आपका दिल जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी। वो तो सर बता गए हैं नुसरत फ़तेह अली खान के सांसों की माला पे मैं सिमरूं पी का नाम। बिल्कुल सही। तो डायरेक्टली दिल से जुड़ा है। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बेहतर होगा तो आपकी जो सांस है उसकी ब्रीदिंग, जो आपकी ब्रीदिंग है वो डीप से डीप होती चली जाएगी। ऐसी तो सांस लेने डीप ब्रीथ कर दे नहीं। यस, यही वजह है कि हम अमूमन अगर आप देखें हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी आप देखिएगा कि हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते। डीप ब्रीदिंग सिर्फ एक्सरसाइज के दरमियान ही कर पाते हैं, क्योंकि उस वक़्त फटीग इतनी बढ़ चुकी होती है कि हमें गहरे सांसों की ज़रूरत होती है, और आम जो डेली रूटीन है उसमें हम इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते, और हमारी जो ब्रीदिंग है ना वो डीप नहीं होती, वो ऊपरली सतह शैलो ब्रीदिंग की बेसिकली होता है। और जब आपका एक दफ़ा हार्ट बीइंग अ मसल मजबूत है, आपका स्टेमिना बिल्ड हो चुका है, तो फिर आप सुबह के वक्त स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो डीप ब्रीदिंग को प्रमोट करती हैं। योगा में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ देती हैं, रिलैक्सेशन देती हैं। लेकिन अगर आप कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस नहीं कर रहे, आपका दिल मजबूत नहीं है, तो योगा भी आपको उस लिहाज उस हद तक जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकेगा। वो एक सर्टेन लिमिट तक आपको रिलैक्स करेगा, लेकिन फिजिकल बेनिफिट नहीं दे पाएगा आपको एक लेवल तक। लो जी, आप एक कॉल हमें कर सकते हैं। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अब हमने काफ़ी सारे सवाल जो मैंने ब्रेक पे आके कहा था आबिद अमीन साहब से पूछ भी लिए हैं, और मैं एक सवाल और करूँगा, आप उतनी देर में कॉल करें। मिस के ब्रीदिंग जो है वो बेहतर बनाने का भी बता दिया, इनका पेट कम, चेस्ट ज़्यादा, सीना बाहर, पेट कम, ये सब भी बता दिया, और आप भी अपनी तो कॉल आप हमें कर सकते हैं। मीनवाइल आबिद अमीन साहब ये बताइए कि दाल कितनी खाएं, सब्ज़ी कितनी खाएं, लहम यानी गोश्त कितना खाएं, चिकन कितनी खाएं, फ़िश कितनी खाएं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स कहाँ से लें और मिनरल्स कहाँ से लें? देखें, जब हम बैलेंस डाइट और सॉरी डेयरी और पोल्ट्री भी बताएं। हाँ, देखें डॉक्टर साहब, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं ना, तो बैलेंस डाइट की जो बुनियाद है जी, वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं 6 आपके। प्रोटीन जी, कार्बोहाइड्रेट्स जी, फैट्स जी, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। वो पानी भी इम्पोर्टेंट है। यस, ये 6 चीज़ें। यस, ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, इसके बगैर आपको पता है कि हवा के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पानी। बॉडी कंपोजिशन में भी तो ज़्यादा पानी ही। हाँ, पानी। और क्योंकि हमारी बॉडी के कंपोजिशन में अबाउट 70-80% जो है ना वो वाटर है,
मसल्स में। तो अब ये बुनियादी तौर पे जो ग़िज़ा की डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स में तकसीम करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम मल्टीविटामिन्स में तकसीम करेंगे, ठीक है, उसमें मिनरल सॉल्ट्स भी आते हैं, फिर उसके बाद वाटर है। अब अगर आपकी डेली कैलोरिक जो नीड है अगर वो स्टैंड करती है 2000 कैलोरीज के ऊपर, ठीक है, तो जो बैलेंस प्रोपोर्शंस हैं उसमें आपका 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देंगे, ठीक है, ताकि और ये जो कार्ब्स हैं ये बाद केला खा लें जो बिल्कुल, क्योंकि ये जो कार्ब्स हैं ये लिवर ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन की शक्ल में आपके जिस्म में महफूज हो जाते हैं, जो लेटर ऑन आपको एनर्जी फ्राहम करते हैं। प्रोटीन कैसे लें? अब प्रोटीन का जो बुनियादी मकसद है, प्रोटीन का बुनियादी मकसद हमारे मसल्स की रिपेयर है, उनकी वेयर एंड टेयर के प्रोसेस को, और एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाती है, ठीक है। तो प्रोटीन एक एक्सपेंसिव सोर्स है, इसको अगर हम एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे तो वो बैलेंस जो है ना, जो ग़िज़ा का अल्लाह ताला ने एक बैलेंस हमें सर्टन हमारे लिए बनाया है, वो बैलेंस अपसेट हो जाएगा। यानी कीटो डाइट से बंदा जो है वो बिल्कुल कोई किट्टू परमेश्वरी बन जाएगा। देखिए कीटो डाइट जो है ना, बुनियादी तौर पे आपको इसका बखूबी इल्म होगा कि 1920s में बच्चों को जिनको एपिलेप्सी के इश्यूज थे उनके लिए इसको डिफ़ाइन किया गया था। उस वक़्त कोई मेडिकेशन ऐसी नहीं थी। तो कीटो डाइट के पीछे जो एक थ्योरी है वो ये है कि जो कार्ब्स हैं, ग्लूकोज की जो एनर्जी है वो डायनामिक एनर्जी है, जो फैट की एनर्जी ये ऐसी है जैसे एक पेट्रोल है एक डीजल है। जब आप डीजल है, हाँ, अब जैसे आपको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होता है, बच्चों में ये जो प्रॉब्लम होते कन्वर्शन के, वो उनको फेट्स आते थे और वो बड़ा हाइपरली रिएक्ट करते थे, तो ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन थी उसको दिमाग में कम करके उन्होंने फैट के ज़रिए, कीटोसिस के ज़रिए एनर्जी दी। तो ये जो उनके जो एपिलेप्सी के प्रॉब्लम्स थे, जो उनको फेट्स थे, वो कम हुए। बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ चूँकि फ़ैट की बर्निंग इसमें ज़्यादा थी तो शॉर्ट टर्म वेट लॉस भी हुआ। अब बुनियादी तौर पे तो ये एक थेराप्यूटिक पैटर्न है जो शॉर्ट टर्म मेडिकेशन के का समझ लें कि अल्टरनेटिव यूज़ था। उसके बाद जब ये एंटी कन्वर्जन्स आ गए मेडिकेशंस, तो इसका कम हो ख़त्म हो गया और फिर ये बाद में ये ले आए। उसके बाद ये बाद में इस वजह से लेके आए कि हाँ, कुछ लोगों ने फील किया कि जी फैट बर्न होने से वज़न कम होता है, लेकिन कोई रिसर्च ये साबित करने में कामयाब नहीं हो सकी कि ये कीटोसिस से कम किया हुआ वज़न जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। इसका मतलब और इसके साथ बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी ये लेके आता है। आबिद भाई, ये इससे आपकी बात से जाहिर हुआ कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें जो है नेचुरल होनी चाहिए, उसमें जो है आर्टिफिशियल और सिंथेटिक चीज़ें कम होनी चाहिए, और जो बैलेंस डाइट है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। एक फ़ोन कॉल है, देखते हैं इधर से कौन निकल। हाँ जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, एक जिन है हाँ जी, इस्लामाबाद से। मैंने अंगूठी रगड़ ली है, हाजिर किया जाए। जी आ गई, चुड़ैल आ गई बल्कि। खैर अल्लाह ना करे कि फरी फुई, वो फुई फुई फरी फुई है, वही है वही फरी फुई। आपका फ़ौरन पहचान लिया इन्होंने, नादिया ने, और नादिया से गाने की फरमाइश कर लें आप। नादिया को तो आज मैंने काबू करना है। नादिया हवा हवाई, हवा हवाई सुनाए जी। न मैं आई कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। ये गाना पूछें इनको पसंद क्यों है पहले तो ये तो आज के प्रोग्राम पे फीडबैक आप लोगों को फीडबैक दें जी। आबिद अमीन साहब आए हुए हैं हमारे साथ, ही इज अ फिटनेस कंसल्टेंट। जबरदस्त गेस्ट आपने आज बुलाए हैं और इन्होंने इतनी अच्छी बातें अब बताई आज, जो खासतौर पे जो मैं और जैसे मेरी भाभी है, हम दोनों समरा फवाद को फायदा हुआ इनकी बातें सुन के। समरा फवाद को बहुत फायदा हुआ क्योंकि उसने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया 1 वीक पहले। हाँ, और इनकी बातों से हमें बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। और इसमें अभी ये जो एंड में बात कर रहे थे ना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, तो इस पे मैं अपना इनपुट ये देना चाहूंगी कि ये तो हम अपने पेशेंट्स को रोजाना हॉस्पिटल में एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और
प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन तो हम उनको करवाते हैं। तो मेरा अब क्वेश्चन है, मैं खुद बड़ी जबरदस्त ये करता हूँ एक्सरसाइज। जब मेरी बेगम साहिबा नाराज होती है तो मैं सांस रोक लेता हूँ, कई दफा 5-10 मिनट सांस ही रोके रखता हूँ मैं। इजाजत है आप स्कूबा डाइविंग शुरू करें। वही ना, स्कूबा डाइविंग जैसे दम खुद होके मुंह नीला पड़ने लग जाता है, फिर वो आगे कहते हैं आप सांस ले लें। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, आज हमें मौका मिला इतने अच्छे फिटनेस ट्रेनर से बात करने का। जी जी। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि एक तो ये बता दें कि ट्रेडमिल जो है ये क्या लोग बड़ा डिस्करेज करते हैं कि नीज को डैमेज करती है, और दूसरा ये बता दें कि अगर हम करें तो कितनी देर के लिए करें और स्पीड कितनी होनी चाहिए, और उसमें मुझे लोगों ने ये भी कहा कि उसकी स्पीड को ट्रेडमिल पे वेरी करते रहना चाहिए, ऊपर नीचे तेज आहिस्ता। तो ये जरा मुझे इसका थोड़ा सा ये बता दें। मिस फरीफुई, ये सवाल मैं इनसे पूछने वाला हूँ, और अभी जो है ना आप इसका जवाब जाके हमारे विलिंग वेज फेसबुक पेज पे सुने, और फिर बिल्कुल मैं सुनती हूँ, बस 1 मिनट में मैं जा रही हूँ। वो ये कि पहले मैं फायजा कुरैशी को आई हुई है, वो आज फायजा कुरैशी आज उस डाइट फ्रेंडली स्वीट के लालच में प्रोग्राम में आई हुई है। वाह जी वाह, तड़ियाँ भी लगा दी, डाइट फ्रेंडली स्वीट भी ऑफर कर दी। कितने आपको जो है ना ये देने पड़ते हैं लालच। जी, और नहीं वो लोग वैसे भी आपके प्रोग्राम की तरफ ऐसे आते हैं जैसे शहद पे मक्खियाँ। वाह जी वाह, क्या बात है। तो प्रोग्राम जबरदस्त जा रहा है, बाकी फीडबैक इंशाल्लाह बाद में। और अभी नादिया शेख आपने गाना जरूर सुनाना है, और इन सर से आज ये दूसरा गाना सुनाएंगे दोनों मिलके। नॉट प्रैक्टिस करके आए तो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे हवा वही पूरा सुनाए जरा। ये आपको ना, ये आपको कहती है मैं गा के भी सुनाऊंगी, और जो है ना श्री देवी की तरह परफॉर्म भी करूंगी। इजाज भाई ये वाला सॉन्ग इतना मोटिवेशनल है, मैं रोजाना ट्रेडमिल पे ये गाना पसंद किया। वाह जी वाह, ट्रेडमिल पे आप ये गाना सुन के फिर अपनी करती हैं। मैं जरा पूछूं फिर आपके सवालात आबिद अमीन साहब से। सुनती हूं जाके नेट पे। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा आबिद अमीन भाई, ये जो है ना 3-4 सवाल हैं। एक तो ये है कि ट्रेडमिल करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, 1। नंबर 2 ये कि अगर करनी है तो कितनी देर करनी है, गोडे ना ख़राब हो जाए। नंबर 3 कि भाई गोडे ख़राब ना हो तो पाँव में क्या पहने, नंगे पाँव करें, क्या करें। नंबर 3 किस स्पीड पे करें। नंबर 4 इंक्लाइन पे करें, डिक्लाइन पे करें या सीधे पे करें। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम अपने आप को फिट करने की तरफ जाते हैं ना, तो हमारी एक प्रेजेंट फिटनेस स्टेट होती है। अभी कहाँ है, ठीक है ना। अब उन खातून की मुझे इल्म नहीं है कि उनका वज़न कितना है इस वक्त, ठीक है, और उनकी प्रेजेंट फिटनेस स्टेट कितनी है, और उनका ट्रेडमिल का शौक़ कितना है। मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रेडमिल, रनिंग, साइकिलिंग, रोइंग, इलेप्टिकल और ये तमाम स्विमिंग, ये तमाम एक्टिविटीज़ हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को बेहतर बनाती हैं। अब ट्रेडमिल का भी यही काम है। ट्रेडमिल के साथ जो नेगेटिव पॉइंट्स जुड़े हैं वो हमें यकीनी तौर पे कंसिडर करने हैं, पता होने चाहिए। रनिंग में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर आप यंग हैं, आपकी हड्डियां, आपके घुटने मजबूत हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप जितना मर्जी रन करें। कहती तो ये है कि 25 ईयर्स की, ठीक है। अगर उनके घुटने मजबूत हैं और अगर उन्होंने बहुत सारा वजन उठाया हुआ तो मजबूत ही होंगे। हाँ डिपेंड करता है जी उस वजन के साथ मजीद कमज़ोर ना हो रहे होंगे। अच्छा, तो जो सबसे बेहतर चीज़ है, देखें, रनिंग बुनियादी तौर पे बाउंसिंग मूवमेंट है। हाँ, तो ये तो अच्छी नहीं अब है। 2 किस्म की चीज़ देखें, रनिंग को 3 कैटेगरी में हम तकसीम करेंगे। एक स्प्रिंटिंग, जब आप स्प्रिंट करते हैं, लेट्स सपोज मेरा 50 किलो वजन है और मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे घुटने 150 किलो वजन बियर कर रहे हैं, दोनों घुटने, ठीक है। मैं रनिंग कर रहा हूँ, मेरा 50 किलो वजन है तो मेरे घुटने 100 किलो वजन बेयर कर रहे हैं। मैं जॉगिंग कर रहा हूँ लाइटर लेवल पे तो मेरे घुटने 70 से 75 किलो वजन को केटर कर रहे हैं और एक्स्ट्रा वजन उनके ऊपर आ रहा है। तो जब हमारा लाइफस्टाइल फिटनेस है तो हमने अपनी एक्टिविटीज को सरफेस हार्ड नहीं होनी चाहिए। देखें, बुनियादी तौर पे तो अगर हम बात देखें, ये जो ट्रेडमिल है ना, इसका कॉन्सेप्ट यूरोप से आया। अब यूरोप में ट्रेडमिल की क्यों ज़रूरत थी कि वहाँ, अब तो खैर अब तो मौसम खुल गए हैं
आज से 25-30 साल पहले का आप इंग्लैंड देख लें तो शायद आपको साल में 3 महीने बाहर जाने के मिलते होंगे कि जहाँ धूप और या तो बारिश है या ठंड है, बर्फबारी भी है। तो उन लोगों के लिए ट्रेडमिल से बेहतर चीज़ कोई नहीं थी। तो इतने सर गर्मी मार देंदी, इतने हबस मार देंदी। ठीक, अब जो ट्रेडमिल है ना डॉक्टर साहब, वो बुनियादी तौर पे कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को बेहतर तो बनाता है, लेकिन उसके ऊपर जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेंसिटी डेवलप करेंगे तो आपको रन करना पड़ेगा। जब आपको रन करना पड़ेगा तो आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर आएगा। तो जो बेस्ट एक्टिविटी आप जिम में या घर में कर सकते हैं वो रोटेशनल मूवमेंट है। वो कैसे? साइकिलिंग रोटेशनल मूवमेंट है। उसमें आपका पाँव ज़मीन पे बार बार नहीं पड़ेगा, आपका घुटना सेफ रहेगा। सर मेरे तो रिजल्ट्स पैर ज़मीन पे नहीं पहनते। रिजल्ट्स आपको वही मिलेंगे, लेकिन क्या है कि आप अपने घुटनों को महफूज कर लें। वेरी नाइस। तो बेहतरीन तरीका ये है कि इनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि ये रोटेशनल मूवमेंट पे जाएं और उससे इनकी जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी और घुटने भी महफूज रहेंगे। ये तो पहला जवाब। दूसरी बात ये है कि अगर इनको शौक है कि ये ट्रेडमिल ही करना चाहेंगी तो फिर इनके ये 25 साल इनकी उम्र है, जो मैंने सोचा तो सर, मेरा मैं समझता हूँ कि उम्मीद की है मैंने। हाँ, मैं समझता हूँ कि इनका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है दैट स्टैंड्स अराउंड 195 और 190। ठीक है। अब इनको अपनी इंटेंसिटी को हार्ट रेट की याद रखिएगा। मैं जो नए ट्रेनर्स हैं मैं उनको भी सजेस्ट करूँगा कि जब भी वो ट्रेनिंग करवाएं अपने क्लाइंट्स को तो एक हार्ट रेट मॉनिटर अपने पास रखें। जो उनके जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो इंटेंसिटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रख के वेरिएशन के साथ उनको ट्रेनिंग करवा सकें। तो हार्ट रेट मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल वो बैंड्स आ रहे हैं जिनके अंदर हार्ट रेट मॉनिटर्स लगे हुए हैं। सर इस तो इन खातून को यहाँ पे उंगली रखें ये बता देते हैं। हाँ, इन खातून को जो अपनी इंटेंसिटी डेवलप करनी है ग्रोथ के लिए, फिटनेस ग्रोथ के लिए, दैट इज बिटवीन 140 टू 160 बीट्स पर मिनट, पर हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है। अब अगर ये इंटेंसिटी अगर ये आसानी से कर ट्रेडमिल के ऊपर कर सकती हैं विदाउट बचा के डैमेजिंग हर नीज, तो ये ज़रूर करें। लेकिन अगर ये फील करें कि देखें मैं इस इंटेंसिटी पे जाती हूँ तो मुझे भागना पड़ता है, धप 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 मेरी पाँव ट्रेडमिल के ऊपर लगते हैं, दर्द हो सकती है एंकल्स में, शिन में पेन, घुटनों में, तो ये बेहतर आ है। सकते हैं सर। क्यों हो गया इतने हड्डियाँ बाजा क्यों आ रही हैं? मतलब तो बेहतर ये है कि ये शिफ्ट करें अपने आप को रिकम्बेंट बाइक के ऊपर या अपराइट बाइक के ऊपर। उससे इनके जो घुटने हैं एक तो वो सेफ होंगे और लेग्स के जो मसल्स हैं ना वो स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग होंगे। ज़बरदस्त। तो इनके लिए बेहतर एक्टिविटी ये है कि अगर तो ये 140 से 160 तक हार्ट रेट इसके ऊपर प्रोड्यूस कर सकती हैं ट्रेडमिल के ऊपर अपने घुटनों को नुकसान दिए बगैर, तो ये करें, इनको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, देयर इज़ नो इशू। लेकिन अगर इनको ये फील होता है कि इस इंटेंसिटी तक जाने में इनकी टांगें बुरी तरह से थक जाती हैं, डैमेज हो रही हैं, खास तौर पे घुटने, हाँ घुटने डैमेज हो रहे हैं, तो फिर ये साइकिलिंग के ऊपर अपने आप को लेके आएँ, वो इनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आबिद अमीन साहब थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी एक लिसनर ने हमें कॉल किया, मगर आई एम श्योर ये मुझे मौका नहीं मिला मैसेज नीचे पढ़ने का, मगर मैं देख रहा हूँ एक तांता बंधा हुआ है और आपकी जो गुफ्तगू है फ़िटनेस के लिए बहुत ही मुफीद मशवरे आपने दिए हैं, डाइट के ऊपर बड़े मुफीद मशवरे दिए हैं, मगर वक्त को दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात है। योर वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस एंड 10 years ऑफ बीइंग टॉप नॉच फिटनेस। देखिए 10 years तो इस प्लेस के लिए और मोर देन 33 years का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि while I was around 20 so I started doing my exercises and you know got involved in all हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर इनपुट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। और जनाब अब ये आबिद अमीन भाई को अच्छा सा कोई गाना सुनाएं ताकि हम जब इनको बाय बाय करें तो एक अच्छे मूड में जाएं। जी जी। और सुल्तान भाई आप इनके साथ संगत करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो अच्छा ये वाला माइक में फिर रिमूव कर दूँ, ये है ना? इस माइक को जी बंद कर दें ओके, आप वहाँ ओके। से बंद कर दें इसको। ये ऑन अच्छा है, इसको ज़रा मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि हम ये गाना जो है सुनते सुनते
जो है फिर आपको बाय बाय टाटा कर देंगे। और वंस अगेन आबिद अमीन साहब फ़िटनेस कंसल्टेंट हमारे साथ। इनका अपना एक जिम है, अपना क्लिनिक है बाय द नेम ऑफ माई फिटनेस क्लिनिक। माई फिटनेस क्लिनिक, और ये फ़ेज़ 4 में है, डिफेंस में है, डबल डी ब्लॉक में। सो यू कैन कंसल्ट हिम ओवर देयर। एंड ओवर टू यू सुल्तान एंड नादिया शेख, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। मे यू हैव अ ब्यूटिफुल इवनिंग and a fantastic week, and also the end of September. May this be absolutely fabulous for you. Until next time, me saying Allah Hafiz, and please listen to this song. हेलो माइक टेस्ट। गुड, थोड़ा सा इको कम कर दे, ठीक है? अच्छा जी, एक खूबसूरत सा सॉन्ग है। कोशिश करते हैं। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी पहली नजर, पहली मोहब्बत का एहसास है तो, पहली मोहब्बत का एहसास है तो, बुझ के जो बुझ ना पाए वो प्यास है तो, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तो मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी हर खुशी